ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? बस छोड़ दें, अब बातें करना छोड़ दें, घर पे कीजिएगा जाके। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए थे हमने। मटेरियल के वेरिएंसेस भी निकाल लिए थे, लेबर के भी और फैक्ट्री ओवरहेड के भी 2 वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अभी जो वेरिएंसेस हम निकालते हैं ये किस चीज पर बेस करते हैं? बजट्स पे। यानी आपके पास बजट मौजूद होगा तो उससे स्टैंडर्ड रेट्स निकलेंगे और स्टैंडर्ड रेट्स जो है उसकी मदद से आप फिर वेरिएंसेस कंप्यूट करेंगे। तो पूरी चीज की जो बेस है वो किस पर खड़ी हुई है? बजट पर। तो अभी हम लोग बजटिंग के टॉपिक में जा रहे हैं और कुछ बजट्स हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि बजट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी उसी से फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। तो आपके पास एग्जाम में भी जो न्यूमेरिकल आएगा ना वो कनेक्टेड न्यूमेरिकल होगा। यानी पहले आपको बजट बनाना पड़ेगा, उस बजट से फिर रेट निकालने पड़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल भी उससे ही करना पड़ेगा आपको। इसी वजह से अगर बजट आपका गलत बनता है तो आपके क्वेश्चन पे इंपैक्ट आ जाएगा। आप गौर से सुनिएगा कि बजटिंग क्या है। वो तो वैसे तो आपको बताया जा चुका है, व्हाट इज बजटिंग। क्या अगर आप न्यूमेरिकल टर्म में प्लानिंग कर रहे हैं, नंबर्स में प्लानिंग को आप कर रहे हैं, तो वो नंबर में जो प्लानिंग होती है वो क्या कहलाती है? आपका बजट कहलाती है। तो हम बजट को अगर एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? प्लान इन न्यूमेरिकल टर्म। न्यूमेरिकल टर्म्स में जब प्लानिंग होगी तो वो हमारी बजट कहलाता है। अब इसमें बेटा बातें नहीं करें ना यार, एक दफा बोल दिया इंसानों की तरह, समझ में नहीं आया आप लोगों को। न्यूमेरिकल टर्म में जब आप प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगी और प्रोडक्शन कितनी करनी है ये मेन बात है। और प्रोडक्शन कितनी करनी है ये सब किस चीज पर डिपेंड करेगा? बजट पे। क्या मतलब? बजट तो हम बनाएंगे कि प्रोडक्शन कितनी करनी है डिमांड पे डिपेंड करेगा ना। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट बजट का जो होता है ना वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होती है। एंड इफ यू फोरकास्ट योर, बेटा बातें नहीं करनी होती क्लास में, आपको पता नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपका जो बजट बनेगा वो पूरा का पूरा बेस किस पे करेगा? आपकी प्रोडक्ट की डिमांड। तो पूरे जो बजट का न्यूमेरिकल हो या जो भी सिनेरी हो, प्रैक्टिकली भी, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को प्रिडिक्ट करेंगे कि कितनी प्रोडक्ट डिमांड की जाएगी, और वही आपकी फिर बजटेड सेल्स कहलाएगी इन यूनिट्स, कि भाई इतने यूनिट्स हमारे प्रोडक्ट के बिकेंगे। अब उतने यूनिट्स बनाने के लिए ही आपको मटेरियल दरकार होगा, तो उसके लिहाज से ही मटेरियल का बजट बनेगा। उतने यूनिट बनाने के लिए ही आपको लेबर चाहिए होगी, आपको फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दरकार होगा और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी दरकार होगा। उतने ही यूनिट को सेल करवाने के लिए आपको सेल फोर्स चाहिए होगी, वालेकुम अस्सलाम, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह उससे इनकर होंगे। उसी को करवाने के लिए आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है वो गैदर करना पड़ेगा। यानी तमाम काम उस सेल को करने के लिए किया जाएगा। तो बजटिंग के न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको तलाशी ये करना होता है कि हमारी सेल कितनी होगी आने वाले पीरियड की, और उसकी मदद से पहला बजट आप तैयार करेंगे, सेल बजट। सेल्स बजट में 2 चीजें होती हैं कि जो यूनिट सेल होंगे वो कितने होंगे, पहली चीज। दूसरा, वो जो यूनिट सेल होंगे उससे रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी, और वो मालूम करना आसान काम है। देखिए इसमें सब एस्टिमेटेड चीजें हैं। कितने यूनिट सेल होंगे, दिस इज अ फोरकास्ट, डिमांड पे डिपेंड कर रहा है। वो यूनिट कितने के सेल होंगे, दैट इज योर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब आप प्रैक्टिकली यूनिट को सेल करेंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट देने पड़ जाए और मार्केट के कॉम्पिटेटिव होने की वजह से आपको प्राइस कम करनी पड़ जाए। लेकिन बजट के अंदर आप जो प्राइस रखेंगे वो आपकी अपनी एस्टिमेटेड माजी की बुनियाद पर और करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसकी बुनियाद पर आप प्राइस को प्रिडिक्ट करके बैठे होंगे। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्राइस भी डिटरमिन करनी पड़ती है और यूनिट कितने बिकेंगे ये भी डिटरमिन करना पड़ता है। लेकिन अभी जो आप बजट बनाएंगे उसमें ये दिया हुआ होगा आपको कि ये यूनिट कितने का बिकेगा, कितने यूनिट डिमांड किए जा रहे हैं। आपको उसे बस बजट की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करके देना है, वरना कितने यूनिट बिकेंगे अगर आपको ये बोलने के मतलब एस्टिमेट करने के लिए दिया जाए तो उसके लिए आपको काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी। वो काम आपको नहीं करना है, वो आपको बता दिया जाएगा क्योंकि आप तो अकाउंटेंट्स हैं ना।
तो अकाउंटेंट्स को बता दिया जाएगा भाई इतने यूनिट जो है वो मार्केट में हम सेल करेंगे। तो सेल बजट में बता रहा था कि 2 पॉइंट्स होते हैं, कितने यूनिट सेल होंगे और यूनिट से रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। कितने यूनिट सेल होंगे ये अगर पता चल जाए तो आप सेलिंग प्राइस जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट होगी। अच्छा, ये प्रोडक्ट वाइज होता है कि अगर आप 15 प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो 15 प्रोडक्ट्स का सबका अलग अलग जो है वो यूनिट एस्टिमेटेड यूनिट सेल एस्टिमेट किया जाएगा और सबकी अलग अलग जो है वो रेवेन्यू भी एस्टिमेट की जाएगी। अब एक बात बताइए, जितनी सेल हमें करनी है, मतलब हमारा अगर सेल बजट तैयार हो जाए, अभी मैं थोड़ी तमीद बांध के फिर न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा आपको। वी विल सॉल्व 4 न्यूमेरिकल्स, 2 मैं करवा दूंगा, 2 आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्विज है, क्विज की तैयारी करके आनी है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्विज होगा और नेक्स्ट क्लास तक अपने असाइनमेंट सबमिट करवा दें। सही, फिजिकली सबमिट करवाइएगा और पोर्टल पे LMS पे अपलोड भी कर दीजिएगा, दोनों काम करते हैं। फिजिकल अगर सबमिट नहीं करवाएंगे तो मार्क्स नहीं मिल सकते आपको, और LMS पे अपलोड करना जरूरी है, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं फिजिकल वाले चेक करूंगा लेकिन वो मैं देखूंगा पहले वहां अपलोड हुआ है, यहाँ भी मौजूद है, बिल्कुल सेम असाइनमेंट होना चाहिए, तो फिर मैं चेक करूंगा उसको। अच्छा, ये बताएंगे अगर आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन का बजट तैयार कर रहे हैं, तो क्या आपको उतने ही यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जितने यूनिट सेल्स बजट में है? कौन कह रहे हैं? क्यों? नहीं, ज्यादा करके हम मतलब कितने ज्यादा करेंगे, किस लिहाज से बोल रही हैं आप कि भैया कम ना पड़ जाए? यानी आप बफर की बात कर रही हैं, बफर स्टॉक रखेंगे कि भाई अगर फॉर एग्जांपल डिमांड कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो गई तो हम ये यूनिट काम में लेके आ जाएंगे। तो ये जो बजट बनता है ना, इसमें इस चीज को इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है पहले से। सेल बजट के अंदर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट में डिमांड आ रही है 2000 यूनिट्स की, तो हम उसमें प्लस माइनस कर लेंगे पहले से उसको, इतने ज्यादा भी हो सकती, इतनी कम भी हो सकती, तो वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ये बात होगी कि आप थोड़े से ज्यादा कम यूनिट बनाएंगे। इसके अलावा किस चीज का इंपैक्ट आ सकता है? ये आ सकता है इस चीज का इंपैक्ट, एक्सेप्ट दिस। और एंडिंग और बिगिनिंग इन्वेंटरीज का भी तो चक्कर होगा, यानी कैलकुलेशन करते वक्त अगर आपको 2000 यूनिट इस दफा सेल करने और पहले से 1000 यूनिट प्रोड्यूस पड़े हुए आपके पास, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 2000 यूनिट मार्केट में बेच रहे हैं और 1000 पहले से पड़े हुए, तो आपको बनाने कितने? नहीं, हाँ 1000 यूनिट बनाने। अगर 20,000 यूनिट मार्केट के अंदर डिमांड हो रहे हैं और 1000 पहले से रखे हुए तो 19,000 यूनिट बनाने। अच्छा, एक बात और भी होती है कि आपको ये जो बफर स्टॉक की कहानी है ना, कि आपको साल के शुरू में भी वो तो पहले से ही आपके पास बिगनिंग फिनिश गुड्स रखी हुई होंगी, इसके अलावा साल के एंड में भी ना आपको कुछ स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है कि इतना स्टॉक हमेशा हमारे स्टोर रूम में मौजूद होना चाहिए, और सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं इसको। इससे कम अगर स्टॉक होगा तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर सकेगी। तो हमें अपनी बिगिनिंग फिनिश गुड्स को भी कंसीडर करना है, और जो हमारा एंडिंग बफर स्टॉक मतलब वही फिनिश गुड्स जो हमें रखनी है एस्टिमेटेड, उसको भी कंसीडर करते हुए फिर प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। यानी प्रोडक्शन बजट में हम क्या करेंगे, अगर 20,000 यूनिट्स हमें बेचने हैं, 2,000 बिगिनिंग फिनिश गुड्स में रखे हुए हैं और 3,000 हमें एंडिंग फिनिश गुड्स में बचाने हैं, तो फिर हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे? हम बोलेंगे 3,000 हमें एंडिंग में बचाने और कितने सेल करने? 20,000 सेल करने। इसका मतलब है कि अगर एंडिंग और सेल को मिला ले तो टोटल 23,000 यूनिट्स हमारे पास होनी चाहिए। उसमें से पहले से कितने यूनिट हमारे पास है? 2,000। इसका मतलब है हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? 21,000। यानी अभी तक मैं आपको प्रोडक्शन बजट तक लेके चला गया। प्रोडक्शन बजट में, सेल बजट में कितनी चीजें? सेलिंग प्राइस एस्टिमेट करनी है और यूनिट टू बी सोल्ड एस्टिमेट करने हैं, और उनको मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू को एस्टिमेट कर लेना है। प्रोडक्शन बजट में जो सेल के जो एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड, यूनिट टू बी सोल्ड हमने निकाले थे सेल बजट में, उनके साथ बिगिनिंग फिनिश गुड्स और एंडिंग फिनिश गुड्स के एस्टिमेटेड यूनिट को भी कंसीडर करना है, फिर प्रोडक्शन बजट तैयार होगा। अच्छा, प्रोडक्शन बजट अगर तैयार हो गया और आपको मालूम चल गया कि आपको कितने यूनिट्स बनाने? 21,000। तो फिर इन यूनिट्स को बनाने के लिए ही मटेरियल चाहिए। दिमाग लगाएं, लिंक बना हुआ है इसका। यानी सेल बजट से प्रोडक्शन बजट बन रहा है, प्रोडक्शन बजट से अब आगे वाले ये 3 चीजें तैयार होंगी। डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, फैक्ट्री बजट, ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा ना आपकी। अब अगर आप 21,000 यूनिट बना रहे हैं
तो मटेरियल अगर आपकी प्रोडक्ट्स पर 10 किस्म का मटेरियल लगता है तो 10 के 10 किस्म का मटेरियल आपको 21,000 यूनिट्स का चाहिए होगा। अब वो आपको बता देगा कि हर यूनिट पर कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम होता है। जिस यूनिट पर जो मटेरियल जितनी क्वांटिटी में कंज्यूम होता है उसके लिहाज से उसका बजट बनाया जाएगा। ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस पर मटेरियल ए जो है ना वो 2 kg लगता है, मटेरियल बी जो है ना वो 1.5 kg लगता है और मटेरियल सी जो है वो 0.5 kg लगता है। तो फिर आप जितने यूनिट बनाएंगे उसके लिहाज से उसके ये जो मैंने क्वांटिटी बताई आपको ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं कि एक यूनिट पर मटेरियल ए की 2 kg क्वांटिटी लगती है, ये एस्टिमेटेड है या ये एक्चुअल है? वैसे तो एस्टिमेटेड है लेकिन ये नियर टू एक्चुअल ही होती है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिजाइन बना हुआ आपको मालूम है कि इसमें 2 kg मटेरियल जाएगा। वो तो अलग कहानी होगी कि अगर वेस्टेज हो जाए तो ज्यादा मटेरियल जाया हो गया, नॉर्मली इतना ही मटेरियल लगेगा। तो ये नियर अबाउट एक्चुअल चीज होती है कि कितनी क्वांटिटी मटेरियल की लगेगी। अच्छा, जितनी क्वांटिटी मटेरियल की लगेगी क्या हमें उतनी ही क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी? मटेरियल में भी फिनिश गुड्स वाली कहानी है कि हो सकता है भाई हमारा बिगनिंग मटेरियल मौजूद हो, एंडिंग मटेरियल की भी हम एस्टिमेशन करेंगे, उसके मुताबिक मटेरियल कितना परचेज करना है हमें वो हम निकालेंगे, कितना मटेरियल हमें खरीदना है, उस मटेरियल की एस्टिमेटेड प्राइस क्या होगी वो हमें लिखनी है। इस तरीके से बजट चलता है। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल उठा रहे हैं और उसमें हम सेल बजट से शुरू करेंगे और फिर उसको कनेक्शन बनाते हैं हम कहाँ तक लेके जाएंगे, बैलेंस शीट बजट तक। क्योंकि हमें असल में अपना इनकम स्टेटमेंट बजट, कैश बजट और बैलेंस शीट बजट बनाना पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट बजट जो होगा ना उससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि इस साल की एस्टिमेटेड अर्निंग क्या है। जब आप अकाउंटेंट होंगे ना तो आपसे आपका जो ऑनर होगा वो ये चीजें मांगेगा, बोलेगा भाई अब जो पीरियड आ रहा है इस पीरियड की अगले 3 महीने की मुझे इनकम स्टेटमेंट बना के दे दो। आप बोलेंगे मैं कहाँ से बना दूं, तो सारी एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट होगी। और ये बात नहीं है कि आपने बना के छोड़ दिया और जान छूट गई आपकी। अगर आपने एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया, मतलब यही इनकम स्टेटमेंट बजट कहते हैं इसको, और उसमें जो है वो आपने 30 मिलियन की इनकम दिखाई है और आगे जाके 30 मिलियन की नहीं आई इनकम, वेरिएशन आ गया, तो वो आपसे बोलेगा अब इसका रीजन बताओ कि ये जो तूने बजट बनाया था और जो एक्चुअल हुआ है इसमें डिफरेंस क्या आया। तो वही ना फिर आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे और उस फसाद की जड़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। या तो आपका बजट गलत था या आपने जो है वो काम सही नहीं किया, दोनों में से काम होगा ना। यानी ये बजट हवाओं में तैयार नहीं हो रहा कि आप बजट बना दिया और फिर चलो भाई हो गया बजट, हम खुश हो गए, आगे काम चल गया, ऐसे नहीं होगा। बजट बनाने के बाद इन द फ्यूचर यू हैव टू जस्टिफाई। अगर अगले 6 महीने का बजट बना दिया तो इसका मतलब है जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे या फिर उसके दौरान भी आपकी शामत आ सकती है। हालांकि आप सेल नहीं कर रहे हैं, आप तो अकाउंटेंट हैं, आप तो बजटिंग कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? काम, आपको काम करना पड़ेगा। मेरा टाइम पे आया करें, वरना पता नहीं चलेगा कि कहां से जा रही चिड़िया। बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। ईमेल डाल दो। ये चाय सस्ती हो गई है क्या? हाँ? तो मुझे बताएं भाई कि अगर आप बजट बना रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है सारी चीजें। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो एक आवाज आई थी कि काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे प्लान करेंगे आप अकाउंटेंट हैं, अपने रूम में बैठे हुए, आपके पास इनवॉइसेस आती हैं, आप रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास डाटा आता है बाहर से, कैसे करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करना पड़ेगा। उठा लेते बेचारे को तकलीफ दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपको जो है वो राब्ता करना पड़ेगा कि भाई ये आप जो यूनिट है कितने कितने सेल होंगे। ये मार्केट की डिमांड आप थोड़ी प्रेडिक्ट करेंगे, आप उसके पास जाएंगे। देखिए एक बात बताएं, यूनिट सेल कौन करेगा? मार्केटिंग और सेल्स वाले। तो उन्हें पता होगा ना कि कौन कितनी डिमांड लोग कर रहे हैं फ्यूचर में। वो लोगों से कॉल करके के पूछेंगे कि आप बताओ आपको ये प्रोडक्ट कितनी चाहिए अगले 6 महीने में। इस तरीके से वो डाटा गैदर करेंगे, उसकी बुनियाद पे हम काम करेंगे।
यानी अगर आपकी नहीं बनती मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों से तो आप वो गलत डाटा देके आपका बजट खराब कर सकते हैं। हालांकि रिस्पॉन्सिबल वो खुद भी होंगे, लेकिन वो किसी और तरीके से बच भी सकते हैं। तो आपको सबसे बना के रखनी होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बना के रखें। अब आपको फॉर एग्जाम्पल आप बजट बना रहे हैं, आपको लेबर चाहिए ना, उसके लेबर का भी तो बजट बनाएंगे आप कि हमें लेबर के 2000 घंटे चाहिए इस काम को करने के लिए। अब वो लेबर कौन लेके आएगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट लेके आएगा। आप उससे बात करेंगे पहले कि इतनी लेबर चाहिए, इतनी लेबर अवेलेबल होगी या नहीं होगी। बजट बना के रख देना काम नहीं है, क्योंकि अगर उतनी लेबर नहीं आई तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो बजट के मुताबिक काम तो नहीं होगा। बजट क्यों बना रहे हैं आप? ताकि आप वैसा काम करें फ्यूचर में। इसी वजह से सिर्फ कैलकुलेशन वाली का बात नहीं है, इसके अंदर मैं आपको एक प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूं। आपको इसको एक्चुअल बनाना भी होता है, बल्कि उससे ऊपर लेके जाएंगे तो फिर ऑनर खुश होगा कि हाँ भाई सेल जो है ना ज्यादा हुई है, इनकम ज्यादा हमने जनरेट की है। अब जैसे ये कैश बजट है, कैश बजट में क्या होता है? जल्दी बैठ जाए बेटा। कैश बजट में हम ये देखते हैं कि हमें कितना कितना कैश चाहिए होगा फ्यूचर में, कितने कितने कैश की पेमेंट्स होंगी, कितना कैश कहां कहां से आएगा। अब अगर मैं बता दूं कि कस्टमर से मुझे इतने $1 मिलियन मिलेंगे, नहीं मिले कैश शॉर्ट हो जाएगा। हमने ऑनर को कॉल की, सर वो कैश नहीं आया कस्टमर से और पेमेंट्स करनी है वेंडर्स को। बजट हमने खुद बनाया था कैश का बजट, तो वो क्या करेगा? आप उसे बोलना क्या चाह रहे हैं, कहीं से कैश लाओ। वो आपको कैश तो शायद अरेंज करके दे दे, बिजनेस तो उसे बचाना है, लेकिन वो आपको सुनाएगा भी जबरदस्त वाली कि भाई तुमने बजट बनाया, तुमने कहा था यहां से पैसे आ जाएंगे, मैं यहां से लेके यहां दे दूंगा। वो चीज कहां गई? क्योंकि आपको अपने ही कैश के अंदर खेलना होता है। तो ये कैश बजट आप बनाते हुए ना एहतियात से काम करेंगे। आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो राइटिंग में होता है। इट मीन एक और बात बताएं, आप सारा डाटा आपको सही मिला, लेकिन आपकी कैलकुलेशन गलत थी। आपने एक जीरो कम लगा दिया या मल्टीप्लाई करने के बजाय कुछ और कर दिया, आपके एक्सेल की शीट में एरर हुआ फार्मूले में। अब वो बजट जो गलत हुआ है आपका, उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। वो आपको पकड़ लेगा कि कैसे अकाउंटेंट हो भाई, तुम्हें रखा क्यों है, तुम लोग जो है वो नंबर्स में खेल नहीं सकते हो, तुमने एक जीरो कम लगा दिया और सारा बजट गलत है वगैरह वगैरह। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक अकाउंटेंट के लिए। जब वो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको बजट बहुत अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए। तो हमने उसके लिए पहली एग्जाम्पल अभी हम कर रहे हैं, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। इसके बाद ऐसा दूसरी एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल में चीजें फिर आपको मजीद कैलकुलेट करनी पड़ जाएंगी। द एंटरप्राइज कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स। कॉलिन ड्रूरी का सवाल है, नोन एज अल्फा एंड सिग्मा। 2 प्रोडक्ट ये बना रहे, एक अल्फा है एक सिग्मा है। हमें नामों से कुछ नहीं करना, हमें तो अपना काम देखना है। अल्फा इज प्रोड्यूस इन डिपार्टमेंट 1 एंड सिग्मा इज प्रोड्यूस इन डिपार्टमेंट 2। यानी डिपार्टमेंट 1 में अल्फा के अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता और डिपार्टमेंट 2 में सिग्मा के अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। बजटिंग के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेलेवेंट इनरेलेवेंट कॉस्टिंग, उसमें भी क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर सकते हैं। द कंपनी इज प्रिपेयर, यानी इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं और 2 डिपार्टमेंट है। पहली प्रोडक्ट पहले डिपार्टमेंट में, दूसरी प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में बनती है। द कंपनी इज प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन। अभी नीचे बजटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ एक्चुअल भी होगी पास की, लेकिन ये बजटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इससे आपको बजट बनाना है। और बजट में क्या बनाना है आपको बताया जा चुका है, आपको ये सारी चीजें बनानी है। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट लेबर बजट वगैरह वगैरह। आइए ये बता रहे हैं, एक तो मटेरियल एक्स यूज होता है। गौर से सुनिएगा बेटा, सवाल को गौर से देखना है। मटेरियल एक्स जो है ना, अगर हम खरीदे मार्केट से तो हमें 7 रुपए 20 पैसे का 1 यूनिट का मिलेगा। 1 यूनिट मटेरियल का, मटेरियल एक्स का हमें इतने का मिलता है। अब मटेरियल एक्स लगेगा किस यूनिट पर? अल्फा बनाने के लिए लगेगा या सिग्मा बनाने के लिए लगेगा, यह भी नहीं बताया इन्होंने। मटेरियल एक्स हम खरीदते हैं, मटेरियल वाई भी खरीदते हैं हम, 16 रुपए पर यूनिट मिलता है। अब अगर एज्यूम करें कि अल्फा पर मटेरियल एक्स के 2 यूनिट लगते हैं अल्फा के 1 यूनिट को बनाने के लिए, समझ रहे बात आ रही है आपके? अल्फा के 1 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल एक्स के 2 यूनिट लगेंगे। इसका मतलब है मटेरियल एक्स अल्फा के 1 यूनिट पर कितने रुपए का लगेगा? 14.40 रुपीज का। ये कैसी बात की है मैंने। डायरेक्ट लेबर क्या है, 1 घंटा अगर डायरेक्ट लेबर से काम करवाओगे तो 12 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो हो गई कॉस्ट मटेरियल एक्स के 1 यूनिट की, मटेरियल वाई के 1 यूनिट की और डायरेक्ट लेबर के 1 घंटे की। क्या अभी हमें मालूम चला सिग्मा कितने का पड़ेगा? हमें नहीं ना, हमें मालूम चला कि अल्फा कितने का पड़ेगा। अभी बता रहे हैं ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन अ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। इनका मतलब है इनका कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है? लेबर आवर्स। जब आप अप्लाई करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को
तो डायरेक्ट लेबर आवर्स की बुनियाद पे करेंगे। ये हमारी बात क्लियर हो गई, अच्छी बात है। रिकवर्ड क्यों लिखा हुआ है इन्होंने? क्योंकि जो अप्लाई होता है वही रिकवर होता है, वही जो अप्लाइड कॉस्ट होती है वही तो रिकवर होती है ना कस्टमर से, इस वजह से इन्होंने रिकवर्ड लिखा हुआ है। ओके, द स्टैंडर्ड मटेरियल एंड लेबर यूजेज फॉर ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलो। ये यूजेज दे रहा है, मतलब ये बता रहे हैं कि कितना मटेरियल एक्स अल्फा पे लगेगा, कितना मटेरियल वाई अल्फा पे लगेगा और सिग्मा पर भी। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर के कितने कितने घंटे लगेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं हम। ये कह रहे हैं कि अगर अल्फा का 1 यूनिट बनाओगे तो मटेरियल एक्स के 10 यूनिट लगेंगे, यानी अगर अल्फा के हम 1000 यूनिट्स बनाएं तो मटेरियल एक्स जो है ना वो हमारा 10,000 यूनिट्स का कंज्यूम हो जाएगा। यानी हमें इसका मतलब है 10,000 यूनिट कंज्यूम होंगे, तो उसी के लिहाज से उसकी कॉस्ट भी हम 7.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा मटेरियल एक्स जो है वो सिग्मा पर भी लगता है और हर सिग्मा के यूनिट पर 8 यूनिट मटेरियल एक्स के लगते हैं। मटेरियल वाई के बारे में मैंने बता दिया, लेबर के बारे में। अभी सिर्फ डाटा मिल रहा है हमें, अब इसको पढ़ लेना, खिचड़ी बन सकती है। तो खिचड़ी बनानी नहीं है आपको, आपको पहले सेल बजट बनाना है। आपको पहले ये देखना है कितने यूनिट्स हम बेचेंगे और वो यूनिट कितने के बेचेंगे, पहले सेल बजट बनेगा हमेशा। जो बजटिंग का न्यूमेरिकल होता है उसमें डाटा की भरमार होती है। आप सारे डाटा में से अपनी जो नीड का डाटा है उसे निकालें, क्योंकि डाटा निकलेगा इसी सीक्वेंस में, पहले सेल का, फिर प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट, और इसी तरीके से काम करना है, वरना आप फिर बना नहीं सकेंगे बजट। यही तरीका है, पहले सेल बजट बनेगा। पहले पढ़ लें हम। ये इन्होंने प्रीवियस बैलेंस शीट दी हुई है हमें, कंपनी के पास क्या क्या मौजूद है। लैंड मौजूद है 1,70,000, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है, उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दिया इन्होंने। करंट एसेट में इन्वेंट्री फिनिश गुड्स, ये क्या है, ये बिगिनिंग फिनिश गुड्स है, बिगिनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट है ये। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, ये बिगिनिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, क्योंकि पिछली बैलेंस शीट है तो इस साल की क्या होगी, बिगिनिंग होगी। डेटर्स मतलब रिसीवेबल, ये बिगिनिंग रिसीवेबल है, और ये बिगिनिंग कैश है 34,000, यानी कि साल के शुरू में 34,000 रुपीज कैश हमारे पास मौजूद है। ये सब एक्चुअल है ये वाला, यानी इस बैलेंस शीट से पहले जो डाटा था वो बजटेड था, ये एक्चुअल आ रहा है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर मतलब अकाउंट पेबल दिया हुआ है, बाकी इन्होंने शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिए हुए। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट होता है कंपनी का जो पहले उन्होंने अर्न किया हुआ है। अब दोबारा से बजट का डाटा आ रहा है, अदर रेलेवेंट बजटेड डाटा लिख भी दिया उसने, बजटेड डाटा आर एज फॉलोज फॉर द ईयर। अब जाहिर सी बात है पहले ऊपर किस किस का उन्होंने बजट का डाटा दिया था, यहाँ पे मटेरियल का दे दिया, लेबर का दे दिया। देखिए मटेरियल की इन्होंने और लेबर की कॉस्ट भी बता दी पर यूनिट और क्वांटिटी भी बता दी, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि हम कितने यूनिट सेल करेंगे। यानी सेल बजट के बारे में भी हमें नहीं मालूम चला। अब क्या बचा, फैक्ट्री ओवरहेड बचा, और क्या बचा, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस बच गए, यही होता है बस। अब आप देखिए, अब यहां पर वो क्या दे रहे हैं, आ गया फोरकास्ट सेल्स। अब इन्होंने हमें सेल्स के बारे में बता दिया कि हम 8,500 यूनिट अल्फा के बेचेंगे और 1,600 यूनिट किसके बेचेंगे, सिग्मा के बेचेंगे। ये हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट से मालूम चला होगा। एक यूनिट अल्फा का 400 का बिकेगा और सिग्मा का 560 का बिकेगा, ये इसकी सेलिंग प्राइस है। यानी इन दोनों चीजों की मदद से सेल बजट तैयार हो सकता है। बस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इन दोनों को तो हमारी रेवेन्यू, बजटेड रेवेन्यू हमारे सामने आ जाएगी। फिर ये बता रहे हैं कि जो आप यूनिट, एंडिंग यूनिट्स आपके पास 1870 होने चाहिए, किसके, मटेरियल के, किसके, फिनिश गुड्स के ना, अल्फा की फिनिश गुड्स के 1870 यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए और सिग्मा की फिनिश गुड्स के एंड में। और बिगिनिंग यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं, 170 और 85। ये बिगिनिंग फिनिश गुड्स तो एक्चुअल है ना हमारी, एंडिंग फिनिश गुड्स हमारी एस्टिमेटेड है। इससे हमारा प्रोडक्शन बजट में काम होगा अभी। अच्छा ये क्या है, मटेरियल के बिगिनिंग एंडिंग है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल एक्स के पहले से 8,500 यूनिट हमारे पास मौजूद है और एंड में कितने चाहिए, 10,200। मटेरियल वाई के बारे में बता दिया। इसके बाद देखिए ये ओवरहेड आ रहा है। ओवरहेड के बारे में इन्होंने, अब ओवरहेड में 2 किस्म के ओवरहेड होते हैं ना, वेरिएबल एंड फिक्स। वेरिएबल वो हमेशा पर यूनिट बताएगा ताकि हम अपनी प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके उसका सम टोटल निकाल लें, लेकिन फिक्स वो पर यूनिट में नहीं बताएगा, टोटल में बताएगा। फिक्स हमेशा टोटल में बताया जाएगा, वेरिएबल पर यूनिट में बताया जाएगा। तो इसने डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के नाम से बताया है। अभी डिपार्टमेंट 1 के नाम से तो बता रहे हैं, इसका मतलब है ये अल्फा का है, और डिपार्टमेंट 2 के नाम से तो बता रहे हैं ये सिग्मा का है। डिपार्टमेंट 1 में इनडायरेक्ट मटेरियल 1.20। अब ये 1.20 क्या है,
पर लेबर आवर, क्योंकि जो रेट दिए हुए होते हैं ना फैक्ट्री ओवरहेड के, वो कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई होंगे, और कॉस्ट ड्राइवर उसने बता दिया डायरेक्ट लेबर आवर्स, इसका मतलब हमें डायरेक्ट लेबर के आवर्स भी चाहिए होंगे, हम निकाल लेंगे। ये वेरिएबल प्रोपोर्शन है सारा, पावर मेंटेनेंस का भी नीचे फिक्स दिया हुआ है। इसके अलावा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है जिसमें स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब इन्होंने दे दिया है, और नीचे ये कैश का डाटा है, कितनी पेमेंट्स होंगी, रिसीट कितनी होंगी, उसका डाटा दे दिया। अभी हमसे बजट मांग रहा है, तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बजट, और स्टार्ट किससे करना है बजट बनाने के लिए, सेल्स से। हम जाएंगे और सबसे पहले सेल्स को देखेंगे, ये रही हमारी सेल्स, यानी आपके पास बजट का न्यूमेरिकल आया ना, आप पहले पूरा न्यूमेरिकल एक दफा गो थ्रू कर ले, और फिर बेटा 3 घंटे हैं आपके पास पेपर में, क्या चीज आपके पास बहुत टाइम होता है, फाइनल में 3 आवर्स होते हैं आपके पास, और आप आराम से कर सकते हो, सही है। सब पीछे भी जो बैचेस गए हैं उसमें स्टूडेंट ने किया है, ऐसा सवाल जरूरी थोड़ी मैं दूं आपको, और अगर मैं आपको लेंथ में इतना बड़ा सवाल देता हूं तो आपको रिक्वायर्ड पढ़नी है, पहले बनाना तो सीख लें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं सोचें, सही। जब आपको आ जाए बनाना, उसके बाद पेपर में तो पेपर आपके पास प्रिंट होके जब तक नहीं आ सकता जब तक उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके टाइम के लिहाज से ना हो, सही है। वो आपको जब पेपर हाथ में आएगा तो आप कर सकते हैं उसको। कभी भी आपको ऐसा पेपर नहीं दिया जाएगा जो हम खुद 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते और आपको 3 घंटे में देंगे हम, यानी अगर हम 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं तो हम आपको 3 घंटे देंगे उसके, ऐसा होता है। यानी 2 घंटे से भी कम टाइम में टीचर ने सॉल्व करना चाहिए वो पेपर। तो कितने यूनिट सेल बजट जब हम बनाएंगे तो हम बेस किसको बनाएंगे, सेल को, और सेल बजट बनाना हमारे लिए, बजट का जो न्यूमेरिकल है ना वो होता ही लेंथ में बड़ा है, इसमें कोई चारा नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि बजट में आपको सारी चीजों के बजट बनाने हैं और लिंक है इसके अंदर। अब आप जाएंगे जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल में, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपकी चेक करनी है ना, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस देख के चेक कर सकता हूँ, या सिर्फ मटेरियल वेरिएंस भी दे दूं ना चेक हो जाएगा, कि सारी चीजें अननोन करके आपसे कंप्यूट करवा लें, वो आधे पेज में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिसको पता होगा वही सॉल्व कर सकता है। लेकिन बजट के न्यूमेरिकल में ऐसे करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, अभी कैलकुलेशन होंगी तो इसमें लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बजट का दूसरे बजट से ताल्लुक है। अब सेल बजट में देखिए आपको क्या करना है, जैसे फॉर्मेट बना हुआ नहीं आएगा, आपको याद करके आना पड़ेगा, सही है। फॉर्मेट बना हुआ थोड़ी आएगा, सोल्यूशन थोड़ी करके देंगे आप। अब हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 2। अब आपको याद कर लेना है कि सेल बजट के कॉलम्स क्या हैं। पहले यूनिट, पहले आपको प्रोडक्ट के नाम लिखने, फिर प्रोडक्ट जो है वो कितनी प्राइस में से कितने यूनिट सेल होंगे, उसकी प्राइस क्या होगी, और मल्टीप्लाई कर देना। ये आपको कॉलम याद होने चाहिए। तो अल्फा प्रोडक्ट हमारे पास कितने यूनिट सेल होंगे, 8500, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम इसके 8500 यूनिट सेल करेंगे। ये आपको नजर नहीं आ रहा, और सिग्मा प्रोडक्ट के हम कितने यूनिट सेल करेंगे, 1600। यूनिट्स हम सिग्मा के सेल करेंगे। अब सेलिंग प्राइस ने नीचे ही दे दिया हमें, और अगर नीचे सेलिंग प्राइस यहां नहीं मिले तो आप क्वेश्चन में तलाश करनी है, कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी वो 400 रुपीज और 560, 400 रुपीज एंड 560, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जस्ट टोटल रेवेन्यू आपके सामने आ गई, एंड दिस इज योर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। इतनी रेवेन्यू जनरेट होगी। ये रेवेन्यू जो अभी हमने निकाली है, अगर हम अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो ये रेवेन्यू हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, इसको हम टोटल भी कर लेंगे। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। अब इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, दिस इज टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। इसको बनाना बहुत आसान काम है। इसके बाद आगे जाते हैं, दूसरा बजट आपको किसका बनाना है, प्रोडक्शन का, क्योंकि जब आप सेल कर रहे हो 8500 यूनिट, तो प्रोडक्शन भी फिर इसी के लिहाज से करेंगे। आप कैसे करेंगे, आप जाएंगे अपने डाटा में, आप बोलेंगे फिनिश गुड्स के मेरे पास एंड में कितने यूनिट बचने चाहिए, 1870, और मुझे सेल कितने करने, 8500। इसको छोटा कर लें आप, मुझे 1000 यूनिट सेल करने और 100 यूनिट बचाने, इसका मतलब है टोटल यूनिट मेरे पास 1100 होने चाहिए ना।
1100 में से अगर 500 यूनिट्स ऑलरेडी मेरे पास हैं तो मुझे 600 यूनिट प्रोड्यूस करने। तो प्रोडक्शन बजट का पहला काम क्या होगा, आपको यूनिट टू बी प्रोड्यूस निकालने पड़ेंगे। और आसान तरीका है, एंडिंग फिनिश गुड्स के यूनिट में यूनिट सोल्ड को, यूनिट टू बी सोल्ड को ऐड करो और बिगिनिंग उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। यही मटेरियल के अंदर भी होगा। तो अभी हम प्रोडक्शन बजट की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए प्रोडक्शन बजट में इसी चीज को हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहले ये कॉलम्स याद रखने हैं अपने वर्ड्स में। आप जरूरी नहीं है कि आप ये बड़ा बड़ा लिखें, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। आप अपने लिहाज से कॉलम बनाए, लेकिन कॉलम का मतलब यही होना चाहिए। यूनिट टू बी सोल्ड, यूनिट बेचने कितने। अब जैसे अल्फा है, अल्फा के आपको कितने यूनिट बेचने थे, 8,500 यूनिट आपको सेल करने। प्लान क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कितनी प्लान की हुई है कि भाई 1870 यूनिट इसके हमारे पास साल के एंड में मौजूद होने चाहिए। क्यों करण कुमार, कितने यूनिट होने चाहिए, 1870 यूनिट्स होने चाहिए। इसका मतलब है टोटल हमें कितने यूनिट पूरे साल चाहिए, इसके लिए आप इनको सम कर लें। यानी बेचने से पहले, साल के एंड से पहले ओवरऑल हमारे पास 10,370 यूनिट होने चाहिए। इसमें से ऑलरेडी हमारे पास पहले कितने यूनिट मौजूद हैं, 170। तो हम 170 यूनिट इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने यूनिट जो है वो इस साल प्रोड्यूस करने हैं। अल्फा के कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, इस टोटल में से आप माइनस कर लेंगे 170। इसका मतलब है 10,200 यूनिट हमें प्रोड्यूस करने अल्फा के। यही तरीका किसमें होगा, सिग्मा में। प्रोडक्शन बजट में अमाउंट नहीं होंगे, सिर्फ क्वांटिटी होगी यूनिट्स की, अमाउंट नहीं होंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करके कोई कॉस्टिंग नहीं होगी इसमें। सिग्मा में जाए, सिग्मा में हमें 1600 तो बेचने, इसके अलावा प्लान इन्वेंट्री हमारी कितनी, 85। टोटल हमें कितने चाहिए, 1685। और उसमें से पहले से हमारे पास कितने यूनिट मौजूद हैं, 85। बिगिनिंग कितने, एंडिंग में 90 है। थैंक यू, आपने वजह फरमाया। 85 हमारे पास एंडिंग में, बिगिनिंग में है। इसको इसमें से क्या कर लेंगे आप, माइनस। तो आपके पास 1605 आ गया, यानी कि इतने यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है। अब यहां से आगे स्टार्टिंग होगी। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो, बोलें क्या बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है ना, हमें यूनिट्स में भी कैलकुलेशन करनी है, आगे रुपीस में भी करनी है। मैं ये कह रहा था कि अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो यूनिट टू बी प्रोड्यूस के लिहाज से होगी। सुनने पे ज्यादा और दें, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट टू बी प्रोड्यूस के लिहाज से अब सारी कैलकुलेशन आगे होगी, क्योंकि हम मटेरियल किसके लिहाज से लगाएंगे, जितने यूनिट हमें बनाने हैं। हमें 8,500 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करने, हमें 10,200 यूनिट प्रोड्यूस करने। लेकिन सेलिंग के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, फैक्ट्री के जितने भी होंगे ना खर्चे, वो 10,200 और 1,605 यूनिट के लिहाज से होंगे। लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे होंगे वो यूनिट प्रोड्यूस के लिहाज से नहीं होंगे, यूनिट सोल्ड के लिहाज से होंगे। इसी वजह से इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमें कहां पर कौन से वाले यूनिट्स को कंसीडर करना है। अब नेक्स्ट बजट जो हमारा बनेगा वो डायरेक्ट मटेरियल का बनेगा। और मटेरियल के आप दो बजट बनाएंगे, एक तो मटेरियल यूज कितना करना है और दूसरा मटेरियल परचेज कितना करना है। क्योंकि अगर ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल मौजूद है तो जितना यूज करना है उतना हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा। और यूज कितनी क्वांटिटी करनी है और परचेज कितनी क्वांटिटी करनी है, और जो क्वांटिटी परचेज करनी है वो हमें कितने की पड़ेगी, ये हमें डायरेक्ट मटेरियल बजट में निकालना पड़ेगा। इसके अलावा साल के एंड में हमारे पास कितना मटेरियल बचा हुआ होगा, ये हम क्यों मालूम करेंगे, इससे हमें मालूम चलेगा कि जो साल के एंड में बैलेंस शीट बनेगी उसमें हमें कितना मटेरियल लिखना है। ओके, कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, 3 टाइप की, मटेरियल की इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। तो आप अपनी बैलेंस शीट में इन इन्वेंट्रीज को शो करेंगे बैलेंस शीट बजट के अंदर। ओके, अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल बजट की तरफ। डायरेक्ट मटेरियल बजट के लिए देखिए पहले क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। मैंने ना इसको काफी डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोगों को करना यह है कि आपको मैं कुछ कॉलम्स बताऊंगा, आप चाहें तो उसे शॉर्ट कर सकते हैं। मटेरियल बजट के अंदर अभी जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद 3 चीजें निकालनी है। पहले इसे सॉल्व तो करने दो। 3 चीजें निकालनी है आपने। पहली चीज, मटेरियल कितना यूज होगा, दूसरा
परचेज कितना होगा, और तीसरा एंडिंग मटेरियल हमारा कितना होगा कॉस्ट में। मटेरियल में 3 चीजें निकालनी है। देखिए फिंगर्स पे आप याद कर सकते हैं चीजों को, कि सेल्स में आपको 2 चीजें मालूम करनी पड़ती है, कितने यूनिट सेल होंगे और उनकी रेवेन्यू कितनी होगी। और इसके अलावा प्रोडक्शन बजट में आपको सिर्फ ये निकालना है कि हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए 3 चीजें चाहिए। सेल, यूनिट सोल्ड, बिगिनिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड प्लान होगा हमारा। अच्छा अब आप बताएं मटेरियल हम किन चीजों को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अल्फा को बनाने के लिए और सिग्मा को बनाने के लिए। और अल्फा पर भी एक्स लग रहा है और वाई भी लग रहा है। 2 किस्म के मटेरियल है ना हमारे पास, एक्स मटेरियल और वाई मटेरियल। अल्फा पर भी एक्स और वाई दोनों लग रहे हैं और सिग्मा पर भी एक्स और वाई दोनों लग रहे हैं। तो हम जब मटेरियल यूजेज बजट निकालेंगे तो ये मालूम करेंगे कि अल्फा पर एक्स कितना लगेगा और सिग्मा पर एक्स कितना लगेगा, और अल्फा पे वाई कितना लगेगा और सिग्मा पे वाई कितना लगेगा। तो इसके लिए पहले आपको ओके, अब मटेरियल एक्स, ये देखिए मैंने अल्फा के लिए बनाया है, ये सारा अल्फा का काम होगा, और ये हमारा सारा काम किसका है, सिग्मा का काम है। और ये टोटल हम लोग कर लेंगे। टोटल हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम टोटल अमाउंट मालूम कर सकेंगे कितना मटेरियल पे खर्चा होगा। पहले आप सिर्फ अल्फा की बात करें, अल्फा पर एक्स मटेरियल कितना लगेगा, इसके लिए आपको मालूम करना पड़ेगा कि आप अल्फा के यूनिट कितने बना रहे हो। अल्फा के हम कितने यूनिट बना रहे हैं, ये प्रोडक्शन बजट में हमने निकाला था कि अल्फा के 10,200 यूनिट बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो अल्फा पर एक्स मटेरियल जो लगेगा वो भी 10,200 के लिहाज से निकालेंगे, वाई मटेरियल भी 10,200 के लिहाज से निकालेंगे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अल्फा के 1 यूनिट को बनाने के लिए हमारा कितना एक्स लगता है और कितना वाई लगता है। तो हम क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहां देखिए इन्होंने बताया है कि अल्फा के 1 यूनिट को बनाने के लिए एक्स के 10 यूनिट लगते हैं, वाई के 5 यूनिट लगते हैं। अब आप एक साथ ना 2 काम नहीं करना, पहले एक काम करें, वरना ये होगा कि किसी चीज की क्वांटिटी कहीं और चली जाएगी। आप सिर्फ अल्फा के एक्स देखें, अल्फा पर एक्स के कितने यूनिट लगेंगे, 10। अब आप यहां पर आएंगे, आप बोलेंगे कि अल्फा के जो यूनिट बना रहे हैं 10,200, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो आपके पास यहां पर 10,200 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,02,000 यूनिट किसके लगेंगे, एक्स यूनिट के लगेंगे अल्फा पर। अब ये यूनिट है कितने का, कौन सा, किसका, अल्फा का या मिडिल एक्स का, अल्फा का नहीं, अल्फा कितने का होगा, ये तो अभी हम बनाएंगे कि अल्फा में मटेरियल भी तो लगेगा, लेबर भी लगेगी, फैक्टर भी लगेगा। अल्फा का सिर्फ मटेरियल एक्स के बारे में मालूम कर रहे हो। तो मटेरियल एक्स 1 यूनिट कितने का है, इसके लिए देखिए मटेरियल एक्स 1 यूनिट 7.2 का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है ना, उससे मटेरियल एक्स के 1,02,000 यूनिट लगेंगे। 1 यूनिट 7.20 का है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अल्फा जो है उस पर एक्स कितने का लगेगा, 7,34,400, 7,34,400 का तो हमारे पास एक्स का मटेरियल अल्फा पे लगेगा। अब आप आ जाए अल्फा के दूसरे मटेरियल के बारे में। अल्फा पर जो दूसरा मटेरियल लग रहा है वो वाई लग रहा है 5 यूनिट। अब यहां पर ही हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। हम बोलेंगे भाई अल्फा के हम 10,200 यूनिट बना रहे हैं, 1 यूनिट पर 5 यूनिट लगेंगे मटेरियल वाई के। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि 10,200 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आ गए 51,000 यूनिट लगेंगे मटेरियल वाई के अल्फा को बनाने के लिए। और 1 यूनिट वाई का कितने का आ रहा है, 16 रुपीज का। तो आप क्या करेंगे, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया कि 8,16,000 रुपीज का मटेरियल वाई लगेगा अल्फा को बनाने के लिए। अभी अल्फा का मटेरियल की क्या मालूम चला, परचेज मालूम चला है, नहीं यूज मालूम चला है। इतने रुपए का और इतनी क्वांटिटी का मटेरियल वाई और एक्स अल्फा पे यूज होगा। इसी तरीके से आप सिग्मा का भी काम करेंगे। सिग्मा के कितने यूनिट हमें बना रहे हैं, इसके लिए आप जाएंगे पहले प्रोडक्शन बजट में, तो सिग्मा के हम 1605 यूनिट बना रहे हैं। तो इसी तरीके से सिग्मा की कैलकुलेशन होगी। आप कहेंगे कि भाई सिग्मा जो है उसके हम 1605 यूनिट बना रहे हैं और 1 यूनिट पर सिग्मा पर कितने का मटेरियल लगेगा, 8। सिग्मा पर एक्स का मटेरियल 8 यूनिट लगेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और दूसरा भी करवा दें,
कि इसके 9 यूनिट लगेंगे वाई के, और यूनिट हम कितने बना रहे हैं 1605 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये दोनों क्वांटिटीज आ जाएंगी मटेरियल की 1605 मल्टीप्लाई बाय 8, ये क्वांटिटी आ गई 12,840 यूनिट्स मटेरियल एक्स के सिग्मा को बनाने के लिए लगेंगे। इसके अलावा सिग्मा को बनाने के लिए मटेरियल वाई के जो यूनिट लगेंगे वो लगेंगे 14,445। ओके, ये तो क्वांटिटी आ गई। अब यूनिट प्राइस तो वही रहेगी ना, एक्स की भी यूनिट प्राइस वही रहेगी, वाई की भी यूनिट प्राइस वही रहेगी। एक्स का एक यूनिट कितने का है 7.2 का, और वाई का 16 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, इसका मतलब है 92,448 रुपीज का मटेरियल एक्स सिग्मा पर यूज होगा, और मटेरियल वाई 2,31,120 रुपीज का यूज होगा। अब टोटल यूनिट कितने यूज हो जाएंगे मटेरियल एक्स के, टोटल हम निकाल रहे हैं। अब तो हम बोलेंगे कि हमने 1,02,000 यूनिट मटेरियल एक्स के लगाए किस पे, अल्फा पे, और 12,000, तो टोटल हमारे 1,14,840 यूनिट चाहिए मटेरियल एक्स के, कंज्यूम के परचेज के नहीं है, ये इतने यूनिट कंज्यूम होंगे। इसी तरीके से आप इसको भी सम कर लें, इसके वाई के हमें इतने यूनिट चाहिए, वाई हमें कम दरकार है। यूनिट प्राइस 7.2 इसका है, और इसका यूनिट प्राइस कितना है 16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपको टोटल क्वांटिटी मालूम चल जाएगी। और इसको टैली भी वही होगा ना बेटा, टैली आप कर ले उसको, वहां से दोनों की कॉस्ट को सम करेंगे ना, ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट, 73440 और 92448 को ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। यानी ये हमें मालूम चल गया अभी मटेरियल की कंजम्पशन के बारे में, कि इतना मटेरियल हमारा कंज्यूम होगा एक्स का और वाई का, अल्फा और सिग्मा पे। अब इसका परचेज निकालेंगे हम। अब देखिए ऑलरेडी हमारे पास मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई मौजूद है, ये इन्होंने हमें बताया है। देखिए ये मौजूद है, डायरेक्ट मटेरियल का बिगिनिंग और एंडिंग इन्होंने बता दिया है कि एक्स का जो एक्स मटेरियल है उसके हमारे पास पहले से 8,500 यूनिट मौजूद है, और एंडिंग हमें कितने चाहिए 10,200। तो जिस तरीके से हमने प्रोडक्शन बजट में किया था ना कि एंडिंग यूनिट्स में ऐड की थी सेल, टोटल आ गए थे, उस टोटल में से बिगिनिंग लेस कर दिया था तो प्रोडक्शन निकल गई थी। इसी तरीके से इसकी परचेज निकालेंगे हम कि 10,200 यूनिट्स हमें एंड में चाहिए, और कंज्यूम कितने यूनिट करने हैं एक्स के 114,840, ये कंज्यूम करने ना एक्स के। हमने अल्फा और सिग्मा दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस एस, यानी 1,14,840 यूनिट हमें कंज्यूम करने और 10,200 यूनिट बचाने। तो इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल यूनिट्स आ जाएंगे मटेरियल एक्स के। उसमें से 8,500 पहले से मौजूद है, माइनस कर लेंगे उसको, तो हमें मालूम चल जाएगा कि मटेरियल एक्स हमें कितना खरीदना है, वो यहाँ हमने लिखा हुआ है। ये देखिए क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन मटेरियल एक्स। अब यहाँ अल्फा और सिग्मा नहीं बोल रहे हम, यहाँ अल्फा सिग्मा क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हमें टोटल मटेरियल परचेस करना है ना। हम ये जाके थोड़ी बोलेंगे मटेरियल एक्स सिग्मा के लिए दे दो, मटेरियल एक्स अल्फा के लिए दे दो, ऐसा नहीं होगा। हम जाके मटेरियल एक्स खरीद के लाएंगे बट डायरेक्ट। तो यहाँ पे टोटल का कॉलम मैंने बनाया है इसी वजह से, ये जो मैंने कॉलम बनाया है ये वाला कॉलम, क्योंकि हमें यहाँ पर मटेरियल परचेज बजट के अंदर टोटल लेके जाना है, अलग से सिग्मा और अल्फा लेके नहीं जाना है। तो अब हम यहाँ पे लेके जाएंगे कि क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए मटेरियल एक्स की, कितनी क्वांटिटी चाहिए मटेरियल एक्स की 1,14,840 हमें इसकी क्वांटिटी चाहिए, और मटेरियल वाई की कितनी चाहिए 65,445, ये हम लेके चले गए। अब प्लान क्लोजिंग इन्वेंट्री इन्होंने हमें बताई हुई है, एक्स के चाहिए 10,200 और 1,700 उसके चाहिए, 10,200 इसके चाहिए, 1,700 इसके चाहिए। इसके अलावा इसका मतलब यह हुआ कि वैसे जब आप करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप मैं तो बोल रहा हूं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वांटिटी हम कंज्यूम कर चुके होंगे, ये क्वांटिटी बची हुई होगी, तो टोटल इन दोनों को मिला के आ जाएगा ना कि इतना हमें चाहिए ये मटेरियल, इतना 1,25,040 यूनिट्स हमें मटेरियल एक्स के चाहिए पूरे साल में, और मटेरियल वाई के इतने। इसमें से पहले जो मौजूद है उनको माइनस कर लेना। पहले से कितने मौजूद हैं 8,500, 8,000, यही है ना बिगिनिंग, 8,500 और 8,000, इसको आप लेस कर लेंगे तो यूनिट टू भी परचेज आ जाएगा। यानी कितने यूनिट हमें खरीदने, ये टोटल हमें चाहिए
जिसमें से 8,500 पहले से मौजूद है, इनको माइनस कर लिया, तो इसका मतलब है हमें खरीदने कितने 1,16,540 जो है वो मटेरियल एक्स के और 59145 मटेरियल वाई के। अब इनकी प्राइस क्या है, वही प्राइस है पुरानी वाली 7.2, इसकी प्राइस क्या है 16। इसका मतलब है परचेज कितने का होगा, हमें खर्चा कितना करना पड़ेगा मटेरियल एक्स के लिए, इतना पैसा चाहिए मटेरियल एक्स के लिए और इतना पैसा चाहिए मटेरियल वाई के लिए। मतलब साल के दौरान हम 8,39,088 रुपीज खर्च करेंगे मटेरियल एक्स पर और 9,46,320 रुपीज खर्च करेंगे मटेरियल वाई पर। अब जब आप कैश बजट बनाएंगे तो वहां पे आपको ये चीज लिखनी है कि हम इतना इतना पैसा तो हमें पे करना पड़ेगा मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई के लिए, क्योंकि आप मटेरियल की भी पेमेंट करेंगे, आप लेबर को भी पैसे देंगे, फैक्ट्री के भी पैसे देने हैं आपको, सेलिंग एडमिन के भी पैसे देने हैं आपको, तो कैश बजट में वहां पर ये चीज जाएगी। अब इसके अलावा कैश बजट में ये भी जाएगा कि सेल करके कितना पैसा आएगा। ये देखिए ना सेल बजट में क्या लिखा हुआ है कि हम यूनिट सेल करेंगे और 42,96,000 रुपीज हमारे पास आएंगे, ये भी कैश बजट का पार्ट है कि इतने पैसे हमारे पास आएंगे और मटेरियल के लिए हमारा इतना खर्चा होगा। इसको टोटल कर लेते हैं, मटेरियल के लिए टोटल कितना खर्चा हो रहा है हमारा 17,85,408 रुपीज हमारा खर्चा होगा मटेरियल के लिए। अब ये 17,80,000 अच्छा आप लोगों ने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, उसमें क्या क्या जाता था, बिगनिंग मटेरियल, उसमें और क्या जाता था मटेरियल परचेज ऐड होता था और लेस होती थी एंडिंग मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है स्टेटमेंट बनाने की। अभी आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बना सकते हैं बजटेड। कैसे बना सकते हैं, बिगनिंग मटेरियल की कॉस्ट हमें पता है, कैसे पता है, इन्होंने हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ये जो बैलेंस शीट इन्होंने दी हुई है ना, इसमें इन्होंने रॉ मटेरियल बिगनिंग हमें बता दिया 1,89,200। ये बिगनिंग रॉ मटेरियल जो ये यूनिट्स इन्होंने बताया था ना, यहाँ पे ये मटेरियल के बच गए बिगनिंग वाले 8,500 8,000, इनकी टोटल कॉस्ट है एक्स मटेरियल और वाई मटेरियल की मिलाकर। इसमें अगर हम ये मटेरियल परचेज ये वाला ये जो हमने परचेज किया इसको ऐड करें और अभी जो एंडिंग मटेरियल हम निकालने वाले हैं वो लेस करें तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कितनी आएगी, ये हमें यहां से पता है, ये आएगी 18,73,968। यही तो मटेरियल यूजेज है, यही मटेरियल कंज्यूम्ड है। उसके लिए हम यहां पर देंगे एंडिंग मटेरियल निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एंडिंग मटेरियल कैसे आएगा, मटेरियल एक्स के कितने यूनिट बचने चाहिए 10,200 और मटेरियल वाई के कितने बचने चाहिए 1,700 हैं, कितने कितने के ये मटेरियल एक्स 7.2 का है, मटेरियल वाई 16 का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया आप, तो आपको मालूम चला कि ये मटेरियल हमारे पास एंडिंग होना चाहिए। टोटल एंडिंग मटेरियल 1,06,640 का एंडिंग मटेरियल होगा हमारे पास। अब आप देख लें बिगनिंग मटेरियल कितना था, अच्छा इन्होंने ओके इसके बाद क्या करना होगा आपको, लेबर के बारे में क्या करना होगा कि लेबर के कितने घंटे यूज होंगे टोटल। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने सेल्स बजट बनाया, उससे प्रोडक्शन बजट बना और सेल बजट तो बहुत ही सिंपल था, प्रोडक्शन बजट में जस्ट आपको एंडिंग में सेल ऐड करनी है और बिगनिंग लेस कर देना है। उसके बाद उस प्रोडक्शन बजट की बेस पर हमने डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाया। डायरेक्ट मटेरियल बजट में क्या क्या बना, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट और एंडिंग मटेरियल हमने अलग से अपने काम के लिए निकाला। मेन चीज उसमें दो ही है, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट और डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट दोनों। अब डायरेक्ट लेबर बजट आएगा। अब इसमें डायरेक्ट लेबर बजट में ये नहीं है यूजेज बजट और परचेज बजट, बट डायरेक्ट लेबर आप जितनी लोगे वही हमारी यूजेज भी होगी। ओके डायरेक्ट लेबर बजट में जस्ट आपको ये मालूम करना है कि अल्फा और सिग्मा पर कितने आवर्स लगेंगे टोटल, तो वो उन्होंने बता दिया। ये शुरू में बताया इन्होंने शायद, हाँ ये बताया इन्होंने मॉडल अल्फा पर 10 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए और मॉडल अल्फा के हमें मालूम है हम कितने यूनिट बना रहे हैं 10,200।
शुरू में हमने सेल बजट बनाया था ना, उसमें हमने लिखा हुआ है कि हम प्रोडक्शन बजट, सॉरी प्रोडक्शन बजट में हमने लिखा हुआ है कि 10,200 यूनिट हम अल्फा के बनाएंगे और 1605 यूनिट हम सिग्मा के बनाएंगे। तो इन्होंने यहाँ बताया है कि एक यूनिट अल्फा का बनाने के लिए 10 घंटे लगेंगे। यूनिट हम बना रहे हैं 10,200, तो क्या हो गया, ये 1,02,000 घंटे लगेंगे लेबर के अल्फा को बनाने में, और 15 से आप मल्टीप्लाई कर लें 1605 को, तो मालूम चल जाएगा कि कितने लेबर के घंटे लगेंगे हमारे सिग्मा को बनाने के लिए। यही काम आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेबर बजट में करना है। कितने यूनिट बना रहे हो उसके, इसके कितने बना रहे हो, 1605। एक यूनिट को बनाने के लिए सिग्मा पे कितने घंटे लग रहे हैं, 10, और अल्फा पर कितने लग रहे हैं, 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके टोटल बजटेड आवर्स निकल जाएंगे हमारे। देखिए बजट में हम लोग बजटेड आवर्स देते थे ना आपको रेट निकालने के लिए, वो यहां से लेके मल्टीप्लाई करके निकली। और ये चीज कि इस यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे, ये हमें कौन बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा। सही, ये हमें पता होता है पहले से, बजट बनाने के लिए चीजें दी हुई होंगी आप। अच्छा, इसको क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। ये आपको मालूम चली है अभी उन आवर्स की क्वांटिटी जो लेबर से हमें काम लेना पड़ेगा। इन्हीं आवर्स के लिहाज से हमें लेबर को हायर करना पड़ेगा। एक लेबर एक दिन में अगर 9 घंटे काम करता है तो हमें उसके लिहाज से फिर लेबर की क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमें इतने मजदूर चाहिए होंगे। अब इनको हम क्या देंगे, 1 घंटे का, यहाँ इन्होंने दिया 12 रुपए, हर लेबर को 12 रुपए 1 घंटे के दिए जाते हैं। तो बस सही है, 12 रुपए यहाँ पर और 12 रुपए यहाँ पर, और टोटल हमें कितनी वेजेस पे करनी पड़ेंगी, इसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो सिग्मा के लिए टोटल तनख्वाहें कितनी दी जाएंगी, 12,24,000, और इसके लिए 2,88,900। तो टोटल लेबर के लिए हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 15,12,900 रुपीज। ये टोटल लेबर की पेमेंट है जो हमसे होगी। तो ये भी कैश बजट के अंदर जाएगा आउटफ्लो में, कितना कैश हमें चाहिए होगा लेबर को देने के लिए। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या कर लिया, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में और सेल बजट में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। प्रोडक्शन बजट में एक ही पॉइंट है, वो याद रखना कि किस चीज को ऐड करना है, किसको लेस करना है, सेल की क्वांटिटी में। डायरेक्ट मटेरियल बजट के अंदर 2 बजट बनाने, ये इंपॉर्टेंट है, यूजेज एंड परचेज, ये इंपॉर्टेंट है काफी, और उसका एंडिंग का भी निकालना है। डायरेक्ट लेबर बजट में भी ऐसी कुछ कहानी नहीं है, लेबर की क्वांटिटी निकाल के रेट से मल्टीप्लाई करना है जैसा। इसका मतलब है अभी तक जो बजट हमने बनाए हैं उससे मेन बजट जिसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल बजट है, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट टाइप का भी हमारे पास यूज होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 टाइप का मटेरियल कर दूं, नहीं करूंगा मैं, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो उसमें जैसे आप कोई एक रेसिपी बनाते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल आपका रेस्टोरेंट है और उसमें जो है आप कोई रेसिपी प्रोड्यूस करते हैं कोई, तो उसमें क्या होगा, कितने किस्म के मटेरियल लगेंगे, बहुत सारे मटेरियल लगेंगे ना। तो उसकी पूरा ये एक शीट तैयार हो जाती है कि उसमें भाई 25 किस्म का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। हम तमाम 25 किस्म के रॉ मटेरियल की अलग अलग कॉस्टिंग होगी, अलग अलग क्वांटिटी होगी। तो ये कितना, ये होगी यही चीज, बस इसकी क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल बजट में एक्स और वाई, वहां एक्स और वाई नहीं होगा, ABCD EFG HIJ सारा होगा। पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास 100 किस्म के मटेरियल आ गए। यही काम करना होगा, फार्मूला तरीका यही होगा, बस क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सबकी सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगी। ओके, डायरेक्ट लेबर बजट के बाद अब आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। 3 चीजें यूज होती है ना, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा दिया हुआ है ना, डाटा के लिहाज से आप देखें, इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा डिपार्टमेंट के लिहाज से दिया हुआ है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। देखिए मैंने टाइम बचाया है, ये न्यूमेरिकल मैंने पिछली क्लासेस में सॉल्व करवाया हुआ है, तो मैंने अगर खड़े होकर यहाँ पे पूरा स्केच तैयार करना है तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। सही है, नेक्स्ट वाले का हमें कॉपी करके पेस्ट करके तैयार करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के लिहाज से इन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा दिया हुआ है, तो हमें भी फैक्ट्री ओवरहेड का डाटा डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के लिहाज से ही बनाना पड़ेगा। और हम बना भी सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 में अल्फा बनता है, डिपार्टमेंट 2 में सिग्मा बनता है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर हमें दोनों प्रोडक्ट के लिहाज से अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ सकता होता। अब आए जरा, इन्होंने रेट दे दिया हमें, किसके, ये रेट्स किसके दिए हुए, रेट्स डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के रेट्स किसके दिए हुए, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। सही है, दिया हुआ है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड, और ये किस पर लगेगा रेट,
डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, और ये सारा कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड है, फिक्स। सीक्वेंस क्या है, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट और फिर फैक्ट्री ओवरहेड बजट। ये बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस चल रहा है जो स्टेटमेंट में है। सेल को अगर आप हटा दे दो, सेल को तो बेस बनाना है ना हमें, किसके लिए, प्रोडक्शन बजट के लिए, इस वजह से हमने सेल पहले बनाई। ओके, अब देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, पहले हेडिंग पढ़े आप। फैक्ट्री बजट, बजटेड लेबर आवर्स फॉर डिपार्टमेंट 1 आर 1,02,000। ये कहां से लाया हमने? ये नहीं पता होंगे तो फिर आप इस रेट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहां देखिए ये जो रेट दिया है ना 1.2, इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट 1 में इनडायरेक्ट मटेरियल का रेट 1.2 है। अब डिपार्टमेंट 1 में आधार होगी, रुक जाए, बातें नहीं कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट 1 में जितने लेबर के घंटे यूज होंगे उसको हम इस 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनडायरेक्ट मटेरियल की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, मतलब टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, होती ही वेरिएबल है। हमने इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, यहाँ से छापा हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल, वैसे कॉपी किया, इनडायरेक्ट लेबर कॉपी किया, पावर और मेंटेनेंस कॉपी किया और ये टोटल लिख दिया। जितने किस्म के वेरिएबल फैक्टर्ड होंगे, कॉलम बनाना वेरिएबल फैक्टर्ड का, सबके टाइटल लिख देना और टोटल लिख देना। अब वेरिएबल फैक्टर्ड के रेट जो दिए हुए होंगे ना, वो भी आपको कॉपी करने, पहले रेट कॉपी होंगे, देखिए ये कॉपी हो गया, फिर उसके बाद हम रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालेंगे। यानी ये जो आपको पता चला ना, ये चीज, ये पूरा, ये तो जस्ट हम न्यूमेरिकल से ही कॉपी करेंगे और ये ऐसे ही दिया हुआ होगा। बस यहाँ पे जो फील्ड्स बनी हुई है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, पावर है, ये फील्ड्स चेंज हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी या फिर कुछ और आ जाएंगी। रेट आपको वो देगा, रेट जैसा आपको कॉपी करने 1.2 1.2 और अगला रेट क्या है 0.6 0.2 और डिपार्टमेंट 2 का 0.8 1.2 0.4 और 0.4। ये हमने रेट कॉपी कर दी। अब क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है ना, ये कॉस्ट ड्राइवर पे डिपेंड करता है, तो जितना जितना कॉस्ट ड्राइवर डिपार्टमेंट 1 का होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे उतने आवर्स से, और जितना कॉस्ट ड्राइवर डिपार्टमेंट 2 का होगा उसको उसके आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अगर हमारा कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स होते तो जितने मशीन आवर्स डिपार्टमेंट 1 के हैं उनको इन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले रेट से। तो डिपार्टमेंट 1 के रेट नजर आ रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंट 1 का ओवरहेड मिल जाएगा। और अगर हमारा कॉस्ट ड्राइवर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 2 के लिए अलग है, हो सकता है ना, अभी तो मैंने एक ही कॉस्ट ड्राइवर रखा हुआ है। यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने बता दिया कि ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। इसका मतलब है वेरिएबल फैक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट लेबर आवर से यूज करने, डिपार्टमेंट का नहीं बताया। इसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 के लिए भी डिपार्टमेंट 2 के लिए भी एक ही कॉस्ट ड्राइवर है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बजट के अभी अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर देखिएगा कि डिपार्टमेंट 1 के लिए अलग कॉस्ट ड्राइवर होगा, डिपार्टमेंट 2 के लिए अलग कॉस्ट ड्राइवर होगा, तो फिर आपको उसके लिए फिर कॉस्ट ड्राइवर की टोटल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। अभी इत्तफाकन हमारे पास जो कॉस्ट ड्राइवर है ना, उसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास डायरेक्ट लेबर बजट में निकली हुई है। 1,02,000 घंटे यूज होंगे लेबर के अल्फा के लिए और 24,075 आवर्स यूज होंगे लेबर के सिग्मा के लिए। हमें आवर्स मालूम है पहले से, तो हम जस्ट क्या करेंगे, इन आवर्स को पहले डिपार्टमेंट 1 अल्फा, डिपार्टमेंट 1 में क्या बनता है अल्फा, उसके कितने आवर्स है 1,02,000। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट 1 के लिए 1,02,000 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिपार्टमेंट 1 के रेट से। 1 का रेट लेंगे, 1 के आवर्स लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जस्ट फिर ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके आप, इस सब में मैंने क्या किया है, इन सब के अंदर जो आवर्स है डिपार्टमेंट 1 के कितने 1,02,000,
1,02,000 को डिपार्टमेंट 1 वाले रेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सम कर लें आप, ये सम करने के बाद आपके पास ये आ गया 3,26,400 जो आया है, ये वेरिएबल फैक्टराइड है पूरे साल का। किसका? डिपार्टमेंट 1 का। अब डिपार्टमेंट 2 के आवर्स कितने ये लिखे हुए 24075, ये कहां से आए? ये डायरेक्ट लेबर बजट से आए 24075। ये आपको लिंक पता होना चाहिए कि आपको कॉस्ट ड्राइवर के अमाउंट कहां से मिलेंगे। तो अगर डायरेक्ट लेबर ही कॉस्ट ड्राइवर हुआ तो डायरेक्ट लेबर बजट से आपको टोटल आवर्स मिल जाएंगे, वो टोटल लेबर आवर्स आप उठा लेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका कॉस्ट ड्राइवर होता मशीन आवर्स, तो फिर आपको मशीन आवर्स का बजट भी बनाना पड़ता, फिर उस उधर से आवर्स उठा के आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड के बजट में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को निकालने के लिए लगाते। अच्छा, अभी तो सिंपल हो गया, 24,075 लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको किससे? डायरेक्ट डिपार्टमेंट 2 के रेट से। डिपार्टमेंट 2 के रेट से मल्टीप्लाई करके आपने वेरिएबल के एक अमाउंट निकाले, इनको सम कर लें आप, तो मालूम क्या चला कि टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड अगर इतनी ही प्रोडक्शन हुई 1,02,000 यूनिट की, तो टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 में लगेगा 3,26,400 का और डिपार्टमेंट 2 में लगेगा 67,410 का। लेकिन आप मुझे बताएं, आप लोगों ने आज से पहले क्या वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला था बजट के डाटा से? अरे भाई, अभी तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में निकाल के आ रहे हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या किया था आपने? वेरिएबल का अलग रेट निकाला था, फिक्स का अलग रेट निकाला था। तो न्यूमेरिकल से मैंने आपको क्या दिया हुआ था? मैंने आपको बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दे रहा था सम करके टोटल सारा, और इसके अलावा बजटेड फिक्स भी दे दिया था टोटल। यहाँ टोटल थोड़ी है बजट में, यहाँ तो आपने अलग अलग निकाला हुआ, सब अलग अलग मालूम चल रहा है। मटेरियल कितना यूज होगा डिपार्टमेंट 1 में, डिपार्टमेंट 2 में। लेकिन वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालने के लिए हमें टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, जो कि अभी हमने निकाल लिए। ये रेट, ये क्या है? ये टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। आप अलग अलग रेट थोड़ी, आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थी उसमें वेरिएबल का जो रेट यूज किया था वो हर एलिमेंट का अलग अलग था या वेरिएबल का एक साथ एक ही रेट था? आप लोगों ने जो एक साथ था ना, फिक्स का एक रेट था, वेरिएबल का एक रेट था। तो हमें भी यहां पर ये जो इतने सारे रेट दिए हुए ना, डिपार्टमेंट 1 के लिए 4 वेरिएबल के रेट हैं, डिपार्टमेंट 2 के लिए 4 वेरिएबल के रेट हैं। हमें डिपार्टमेंट 1 के लिए भी वेरिएबल का एक ही रेट चाहिए और डिपार्टमेंट 2 के लिए भी वेरिएबल का एक ही रेट चाहिए, और उस रेट को निकालने के लिए ही ये बजट बनाया जा रहा है। ये बजट बन गया, आप टोटल निकाल लो पहले। टोटल किसका? वेरिएबल का। टोटल 1,41,660 रुपीज इनडायरेक्ट मटेरियल के यूज होंगे तमाम डिपार्टमेंट्स में। अब इनको फिर आप दूसरों का भी निकाल लो और इसको सम भी कर लो। क्या मतलब निकला इसका? 1,51,290 का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट लेबर की टोटल जो कॉस्ट इनकर होगी वो 1,51,290 होगी, और ये 3,93,810 रुपीज का मतलब क्या है? तमाम डिपार्टमेंट्स में टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो यूज होगा वो 3,93,810 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें रेट चाहिए किसका? डिपार्टमेंट 1 का वेरिएबल का रेट चाहिए और डिपार्टमेंट 2 का वेरिएबल का रेट चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, इसके लेबर के आवर्स से। गुड। यानी डिपार्टमेंट 1 का जो ये नजर आ रहा है 326,400, ये टोटल डिपार्टमेंट 1 की वेरिएबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट है। हम लोग जो रेट निकालते थे वो कैसे निकालते थे? बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड कॉस्ट ड्राइवर। तो बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा ना बेटा, ये बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड तो है, ये 3,26,400। इसको आप इसके बजटेड आवर्स से डिवाइड करेंगे और बजटेड आवर इसके कितने हैं? 1,02,000। इसी तरीके से डिपार्टमेंट 2 का ये क्या है? 67410 बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंट 2 का है, इसको इसके आवर से डिवाइड कर देंगे। ये मैं नीचे कर रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए मैंने डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट से, डिपार्टमेंटल ओवरहेड में पहले किसका रेट निकाल रहा हूं? वेरिएबल का। वेरिएबल का रेट कैसे निकलेगा? ऊपर से डाटा ले लोगे आप। क्या डाटा लोगे? यहाँ मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ आपको। सही, कैलकुलेशन कैसे होगी? 3,26,400 रुपीज टोटल वेरिएबल है बजट में, इसको डिवाइड करेंगे 1 लाख कितने आवर से? 2,000 डिवाइड करें, क्या रेट आ रहा है? ये डिपार्टमेंट 1 का रेट हो जाएगा वेरिएबल का जी, 326
400 डिवाइडेड बाय 1,02,000, कितना आ गया 3.2। अब ये जो 3.2 रेट है ना हमारा, ये हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज करेंगे। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब हम लोग रेट यूज करते थे ना वेरिएबल का, स्पेंडिंग वेरियंस निकालते वक्त ये रेट यूज होता था, ये आप यूज करेंगे 3.2। ये किसका निकला है? डिपार्टमेंट 1 का। डिपार्टमेंट 2 का भी निकाल लो। डिपार्टमेंट 2 का कैसे निकालेंगे हम? कितनी कॉस्ट है उसकी जो इनकर होगी वेरिएबल की? 67410। इसको डिवाइड कर दें आप किससे? इसके अपने लेबर आवर्स से। इसके लेबर आवर्स कितने हैं? 24,075, 24075। चलें इसको डिवाइड कर लो। 2.8 पूरा आ रहा है। 67410 डिवाइडेड बाय 24075। सही, तो इसको हम लोग डेसिमल में लेके चले जाते हैं। 2.8 हो गया पूरा। ये दो रेट निकल गए। अभी ये किसका काम हो गया? वेरिएबल का। और वेरिएबल में क्या करना है? देखिए बेस बजटेड, अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड का बजट बनाना है तो जस्ट आपको रेट दिए हुए होंगे, रेट आपको कॉपी करने और उससे कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालने और उन तमाम टोटल को सम करके ग्रैंड टोटल निकाल लेना वेरिएबल का। और जो डिपार्टमेंट का वेरिएबल का सम आ जाएगा उसको उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करें टोटल से, बजटेड से, तो आपको रेट मालूम चल जाएगा। ये तो हो गया किसकी कहानी? वेरिएबल ओवरहेड बजट। जब आप फिक्स ओवरहेड बजट में जाएंगे तो उसमें ये जो हमने रेट वाला काम किया था ना यहाँ पर, वो रेट वाला काम यहाँ नहीं करना है। होगा ही नहीं ना, रेट पर यूनिट थोड़ी दिया हुआ होता है वो। और इसमें खुशी की बात और क्या है कि इसमें जो दिया हुआ होगा वही हमारा बजट होता है। देखिए ना, इन्होंने ये जो दिया हुआ है ना हमें फिक्स में दिया भाई, ये रहा बजटेड फिक्स ओवरहेड, ये इन्होंने टोटल में ही दिए हुए हैं। बस इन जस्ट टोटल को उठाना है, सम करना है डिपार्टमेंट वाइज और कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके इसका रेट निकाल लेना है। अब देखें क्या करना है। 1,40,000 ये कॉपी करना है आपने। डिपार्टमेंट 1 का 1,40,000 और 45,600, ये जस्ट हमने कॉपी किया है। कॉपी ही करना है आपको, इसको सम कर लेना है और क्या करोगे इसके अलावा से थोड़े मारने। डिपार्टमेंट 2 जी 80,000, 40,000, 2,000, 80,000, 40,000 और इसके अलावा और क्या है 3196 ही था, इसको भी सम कर लें आप। तो देखिए आपको ये मालूम चल गया क्या? हाँ रक्षिंदा, क्या मालूम चल गया? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का सम जो डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 में लगेगा, इसको भी आप टोटल कर लें। टोटल करके यह हमें मालूम चल गया है डिपार्टमेंट वाइज भी और टोटल में भी। टोटल 4,10,796 रुपीज का फिक्स फैक्टरी लगेगा। अब इनसे भी रेट निकलेंगे। ओवरहेड डिपार्टमेंट 1 का तो टोटल आ रहा है 2,85,600, इससे फिक्स का रेट निकाल लेंगे आप। कैसे? इसको 1,20,000 जो बजटेड आवर्स है उससे डिवाइड कर लेंगे और 1,25,196 को जो हमारे वहां उससे डिवाइड करेंगे तो आपको इसका भी रेट मालूम चल जाएगा। ये रेट हम क्यों निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज होते हैं, ये निकालने होंगे आपको रेट्स। अब पहले मुझे फिक्स का रेट निकलवाएं। डिपार्टमेंट 1 का फिक्स की टोटल कॉस्ट क्या आई है? 28,5600 डिवाइडेड बाय 1,02,000। हमारे पास रेट आएगा एक 28,5600 डिवाइडेड बाय 1,02,000। रेट आ गया 2.8। फिक्स फैक्ट्री वेट का रेट है ये। इसके बाद इसका रेट निकालें 125,196 डिवाइडेड बाय 24,075। हमारा रेट आएगा 125। तो उसको कॉपी कर लें जी। क्या था? 125,196 डिवाइडेड बाय 24,075। 5.2 हमारा रेट आ गया किसका? फिक्स का। अब डिपार्टमेंट के टोटल रेट को निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या वेरिएबल का टोटल बजट में
और फिक्स का टोटल जो बजट में दिया, इन दोनों को सम करें और 1,02,000 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास टोटल का रेट आ जाएगा। और टोटल रेट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वेरिएबल और फिक्स के रेट को क्या कर लें ऐड। तो ये टोटल रेट आ गया हमारा 6 रुपये डिपार्टमेंट 1 के लिए और 8 रुपये डिपार्टमेंट 2 के लिए। और अगर आप चाहें तो ये फिक्स का रेट पहले भी किया हुआ है हमने ये काम, वेरिएबल का बजटेड वेरिएबल फैक्ट्री वेट और बजटेड फिक्स फैक्ट्री वेट को सम करो, टोटल फैक्ट्री वेट आ जाएगा बजटेड, उसको कॉस्ट आवर से डिवाइड करो तो टोटल का रेट आएगा। और अगर मैं बजटेड वेरिएबल का अमाउंट लेके डिवाइड करूंगा तो वेरिएबल का रेट आएगा, और बजटेड फिक्स के अमाउंट को लेके डिवाइड करूंगा कॉस्ट आवर से बजटेड से तो फिक्स का रेट आएगा। तो अब आप जिस तरीके से मैनेज करना चाहें कर लें, लेकिन पहले टोटल निकालने पड़ते हैं आप। तो जो ओवरहेड का वेरिएंस है और ओवरहेड का जो बजट है वो बनाना आसान काम है। क्यों आसान काम है? देखें, फिक्स फैक्ट्री वेट में तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आपने कॉपी किया और एक टोटल कॉलम ऐड कर दिया। वेरिएबल के अंदर आपने ये दोनों कॉलम तो कॉपी किए हैं, जस्ट ये कॉलम आपको बनाने पड़े, उसमें भी आपको कॉस्ट एवर से मल्टीप्लाई करके बनाने पड़ेंगे। मेन चीज क्या है इसमें कि जब आप वेरिएबल फैक्ट्री वेट का बजट बना लेंगे और फिक्स फैक्ट्री का बजट बना लेंगे तो जो इसके सम आएगा टोटल, इससे रेट निकलेगा आपको। तो आपको वेरिएबल के डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग रेट निकालने, टोटल भी निकालने, और फिक्स का भी डिपार्टमेंट वाइज भी निकालने, टोटल भी निकालने। और हमने सम करके डिपार्टमेंट 1 का भी टोटल बजटेड रेट बता दिया, स्टैंडर्ड रेट, और इसका भी स्टैंडर्ड रेट बता दिया। अब क्या क्या कर लिया हमने? सबसे पहले हमने बनाया सेल्स बजट। सेल्स बजट बनाने में आपको क्या करना है, जो आपकी डिमांड है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सेलिंग प्राइस से, सेल्स बजट तैयार हो गया। फिर हमने बनाया प्रोडक्शन बजट, उसमें हमने क्या किया कि जो यूनिट हमें सेल करने हैं पहले उसमें हम एंडिंग यूनिट सेट करेंगे, टोटल यूनिट्स आएंगे, उसमें बिगनिंग यूनिट लेस करेंगे तो प्रोडक्शन जितनी करनी है वो आ जाएगी, पर प्रोडक्शन बजट खत्म। प्रोडक्शन बजट के बाद आपको डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट बनाना है। पहले यूजेज पहले बनेगा, परचेज बाद में बनेगा। यूजेज में क्या करना है, जिस कमोडिटी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जितनी जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो आप लिखेंगे, और कि जितनी भी क्वांटिटी लगेगी वो आप लिखेंगे, और उसकी जो कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करके उसमें कितनी मटेरियल कंज्यूम होगा वो अमाउंट निकाल लेंगे आप, तमाम का अलग अलग। फिर उसके बाद परचेज कैसे निकालेंगे, जितना आपने यूज करना है क्वांटिटी उसमें आप एंडिंग क्वांटिटी ऐड करेंगे, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, और बिगनिंग क्वांटिटी क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। उल्टा चलते हैं इसमें, एंडिंग क्वांटिटी आपको ऐड करनी है, बिगनिंग लेस करनी है, फिर एंडिंग मटेरियल भी निकाल लेंगे। लेबर बजट बनाना सेल्स बजट की तरह आसान काम है, जितने आवर्स रिक्वायर्ड है वो निकाल लेना आपको, तो जितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं उससे उसके स्टैंडर्ड आवर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो उसके आवर्स निकल जाएंगे। फिर उन्हीं आवर्स की बुनियाद पर, अगर वो कॉस्ट आवर आपका लेबर आवर्स ही है तो उन्हीं आवर्स की बुनियाद पर आपका फैक्टर्ड बजट बनेगा। और अगर कॉस्ट आवर लेबर आवर्स नहीं है, कुछ और है, तो फिर आपको डायरेक्ट लेबर बजट के साथ साथ उसका बजट भी तैयार करना पड़ेगा। अभी इस न्यूमेरिकल में हमारा एक ही कॉस्ट ड्राइवर है तो मैंने कोई और बजट नहीं बनाया अपने कॉस्ट ड्राइवर के लिए। अगर मेरा कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स होता तो मुझे एक और बजट डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ साथ उसका बजट भी तैयार करना पड़ता। फिर फैक्टरी बजट के बनाने के साथ साथ आप क्या करेंगे, फैक्टरी वेट की वो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकाल लेंगे, वेरिएबल की भी और फिक्स की भी। यहां तक की कहानी हो गई। इस क्वेश्चन को ना घर पर जाकर सवाल लेना और खुद से सॉल्व करना। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा। पहले आप कॉलम्स याद कर लीजिएगा कि ये कॉलम बनेंगे, कॉलम बनेंगे, तो 2-3 दफा सॉल्व करने के बाद फिर आपका जो है इसमें स्पीड आ जाएगी। और फिर इस जैसे जो 2 न्यूमेरिकल मैं और दूंगा आपको करने के लिए, फिर आप वो खुद करिएगा ताकि आप पेपर वाला न्यूमेरिकल कर सकें। इसका सोल्यूशन बड़ा नहीं होता। अब मैं आपको जो है अगर फॉर एग्जाम्पल इनकम स्टेटमेंट बजट दे दूं सिर्फ, तो उसको बनाने के लिए तो आपको सब करना पड़ेगा ना, पीछे वाला काम। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा ना आपके साथ। मैं आपको, मेरा मकसद क्या है, आपकी चीज चेक करना कि आपको आती है नहीं आती, तो उसके लिए हम आपको लिमिटेड चीज देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा इसका सोल्यूशन होता है। टॉपिक आपके पास है तो आपको ये आना चाहिए। ओके, एंडिंग फिनिश गुड्स, जिस तरीके से हमने पीछे क्या निकाला था, एंडिंग मटेरियल, वो एंडिंग मटेरियल हमने क्यों निकाला था, क्योंकि वो मटेरियल जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में। जब हम बैलेंस शीट बजट बनाएंगे उसमें जाएगा। इस तरीके से फिनिश गुड्स के भी आपको एंडिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मैंने पहले फिनिश गुड्स क्यों नहीं निकाली थी, भाई पहले तो फैक्टर्ड
फिनिश गुड्स मतलब क्या है, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए और जो प्रोड्यूस हुए हुए रखे हुए हैं उनमें मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, फैक्टरेट भी लगेगा। इस वजह से हम पहले ये काम नहीं कर सकते थे। तो जब हमारा फैक्टरेट का बजट भी तैयार हो जाता है, रेट्स हमारे पास आ जाते हैं, अब हम अपनी एंडिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं जो बैलेंस शीट बजट में जाएगी, बजट में जाएगी। बताओ एंडिंग यूनिट्स कितने मौजूद होंगे अल्फा में, एक्स के और वाई के कितने लगेंगे, मतलब अल्फा के कितने यूनिट्स हमारे पास मौजूद है, पहले ये मालूम कर लो। सवाल में जाओ, क्वेश्चन में हम चले गए, एंडिंग फिनिश गुड्स के यूनिट देखने हमें। अल्फा के 1870 यूनिट्स हमारे पास फिनिश गुड्स के मौजूद होने चाहिए साल के एंड में। इसका मतलब है इसी के लिहाज से इसका मटेरियल भी लगा हुआ होगा उस पर, इसी के लिहाज से इस पर लेबर भी लगी हुई होगी ना। जब साल के एंड में 1870 यूनिट्स फिनिश गुड्स के मौजूद होंगे, इसका मतलब है ये प्रोड्यूस्ड होंगे, तो इन पे मटेरियल भी लगा हुआ होगा, लेबर भी लगी हुई होगी। तो 1870 यूनिट्स के लिहाज से हम काम करेंगे। हम बोलेंगे भाई इसके 1870 यूनिट्स हमारे पास रखे हुए होंगे, ये हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिया। अब इस पे मटेरियल एक्स कितना चाहिए होगा, मटेरियल एक्स ऐसे मटेरियल एक्स की क्वांटिटी और मटेरियल एक्स की प्राइस दोनों देखनी पड़ेगी ना हमें। 1870 यूनिट आपको अल्फा के चाहिए। एक अल्फा को बनाने के लिए कितने का मटेरियल एक्स लगता है, 10। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई मटेरियल एक्स के लिए 1870 यूनिट हमारे पास अल्फा के मौजूद होने चाहिए। एक अल्फा का यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट लगते हैं और एक यूनिट कितने का होता है, 7.2 का। इसका मतलब है जब हमारा रुपीस लिख लेते हैं इसके साथ, जब हमारा साल एंड होगा तो जो 1870 यूनिट हमारे पास पड़े हुए होंगे ना किसके, अल्फा के, उसमें कितने का मटेरियल लगा हुआ होगा, कॉस्ट मालूम कर लो। 1870 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7.2, इसका मतलब है 1,36,640 रुपीज का मटेरियल अल्फा पर लगा हुआ होगा एक्स वाला। अब वाई का भी मालूम करें, वाई बनाने के लिए कितने, सॉरी अल्फा बनाने के लिए वाई के कितने यूनिट्स चाहिए, 5। हम क्या बोलेंगे भाई कि हम यूनिट अल्फा के हमारे पास साल के एंड में होने चाहिए 1870, 5 यूनिट इसके लगे हुए होंगे और एक यूनिट कितने का होता है इसका, 16 रुपीज का। 16 रुपए का था ना मटेरियल वाई, ये रहा ऊपर लिखा हुआ देखिए 16 रुपीज का। तो मुझे बताएं जरा कि 1870 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 16, इतने का मटेरियल हमारा लगा हुआ होगा अल्फा के एंडिंग यूनिट्स पर। लेबर कितनी लगी हुई होगी, अल्फा के एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी लेबर चाहिए होती है, 10 घंटे, और 1 घंटे का हम 12 रुपए देते हैं। इसका मतलब है ये यूनिट जो हमारे पास बने पड़े हुए होंगे कितने, 1870, इनके हर यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे लेबर ने लगाए होंगे और हमने हर घंटे के लेबर को 12 रुपए दिए होंगे। ये वो हमारे अमाउंट है जो हमारे एंडिंग फिनिश गुड्स पे फंसा हुआ होगा, हम ये निकाल रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री होगी, ये हमारा एसिड है जी। 1870 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, ये लेबर का पैसा लगा हुआ होगा। और फैक्टरेट का कैसे मालूम करेंगे हम, अल्फा कहां बनता है, डिपार्टमेंट 1 का फैक्टरेट का रेट क्या है, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक्चुअल 6 है ना बेटा, 6 है, 3.2 वेरिएबल का, 2.8 फिक्स का। आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में एक्चुअल फैक्टरेट तो ऐड नहीं करते, आप स्टैंडर्ड करते हैं, उसका रेट 6 है अप्लाइड। तो आप क्या करेंगे, बस एक यूनिट का अप्लाइड कितना है, तो ये क्या करेंगे आप 6 को, हाँ क्या चीज, यानी आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि जो अल्फा के 1870 यूनिट हमारे पास साल के एंड में रखे हुए होंगे, इन पर लेबर ने कितने घंटे लगाए होंगे, क्योंकि लेबर के घंटे पर अप्लाई होगा ना हमारा रेट। यानी 6 रुपए सिर्फ 1870 पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 6 रुपए क्या है, 6 पर लेबर आवर, ये 8 क्या है, 8 पर लेबर आवर। तो आप यहाँ पे जो फैक्टरेट निकालेंगे ना, कौन सा है ये, अप्लाइड, इसके लिए आप पहले 1870 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से। इससे क्या होगा, इससे मालूम चलेगा आपको कि कितने लेबर आवर्स लगे हुए होंगे हमारे इन यूनिट्स पे, 1870, इस 18,700, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे,
इस रेट से 6 से ऐसे ही निकलता है ना अप्लाइड निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए होता है, लेबर के आवर्स। तो लेबर के टोटल आवर्स नहीं है 18,700, ये लेबर के सिर्फ वो आवर्स है जो अल्फा की एंडिंग फिनिश गुड्स पे लगे हुए होंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 18,700 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारा आ गया अमाउंट। टोटल कर लेंगे इसको, तो देखिए ये हमारी वो फिनिश गुड्स है अल्फा की जो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। दिस इज कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स, और ये सिर्फ किसकी, अल्फा की। इसी तरीके से आप गामा नहीं है भाई, अल्फा के बाद गामा थोड़ी है, सिग्मा है। गामा कौन बोल रही, गामा नहीं है इसमें, दो प्रोडक्ट्स हैं, सिग्मा और अल्फा और सिग्मा। अल्फा का हो गया, अब गामा का नहीं करें, सिग्मा का करेंगे। चलें, सिग्मा में एंडिंग यूनिट्स कितने हैं भाई, तो ये करने के बाद हम नमाज पढ़ेंगे। कितने यूनिट सिग्मा के एंडिंग, यहां आ जाओ, सवाल में यहां लिखे हुए 85, एंडिंग 90 यूनिट्स है हमारे पास साल के एंड में। अब इस सारी कैलकुलेशन 90 के हिसाब से की जाएगी। मटेरियल एक्स लगता है इस पर, एक यूनिट पर कितना मटेरियल एक्स लगता है, 8। तो आप क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 7.2। इसके अलावा इसमें 90 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16। समझ में आ रहा है ना कैसे आ रही है। 90 यूनिट है, एक यूनिट पर 9 यूनिट लगेंगे किसके, मटेरियल के। मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेबर आवर्स में क्या करेंगे आप, 1870 यूनिट, सॉरी 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, मल्टीप्लाई बाय ₹12। वैसे ही हो रहा है जैसे ऊपर हमने काम किया है। फैक्ट्री रेट में क्या करेंगे आप, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया 900, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट से। क्या रेट था इसका, 8 रुपए। जी 90 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7.2, और यहां पर 90 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, और इतने क्या होगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, यहां पर 900 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको सम कर लें आप, 15 है भाई, 10 नहीं है। यहां पर लेबर आवर्स भी चेंज होंगे। ये जो दूसरी प्रोडक्ट है इसमें 15 आवर्स है ना, 10 नहीं, 10 पहली पर है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रही जी, 90 मल्टीप्लाई बाय 15 1350 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यहां पर क्या हो जाएगा, 3950 1350 जी, 1350 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया ये। अब क्या बना इसमें, एंडिंग फिनिश गुड टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकलेगी, ये भी एंडिंग फिनिश गुड से इसमें ऐड कर लेंगे ये वाली, ये हमारी बैलेंस शीट में डायरेक्ट जाएगी। बैलेंस शीट में आप चाहें तो अल्फा और जो हमारे पास सिग्मा है इसको अलग अलग लिख सकते हैं, और चाहें तो टोटल लिख सकते हैं। तो बेटा क्या स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से ही बनेगा, आपको अपने स्टेप्स नहीं बनाने। पहले सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, और उसके साथ ही डायरेक्ट मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री, उसके बाद डायरेक्ट लेबर बजट, और अगर मशीन आवर्स हमारा कॉस्ट ड्राइवर है तो मशीन आवर्स का बजट। उसके बाद आप फैक्ट्री का वेरिएबल का बजट बनाएंगे, उससे रेट निकालेंगे, फिक्स का बजट बनाएंगे, उससे रेट निकालेंगे, और उसके नीचे फिर आपको 2 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज निकाल लेनी है, क्योंकि फैक्ट्री रेट का बजट बनाते ही मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री रेट तीनों नोन हो जाएंगे, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं अब क्या रह गया, फैक्ट्री का काम तो हो गया सारा, प्रोडक्ट बन गई। अब ये नमाज के बाद करेंगे। अब हम सेलिंग और एडमिन का बजट बनाएंगे, और फिर डायरेक्ट हम अपना इनकम स्टेटमेंट पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप 15 मिनट में नमाज पढ़ के आ जाए, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह काम शुरू करते हैं। अब सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो बजट है, उससे मुताल्लिक इन्होंने हमें क्या डाटा दिया हुआ है,
एस्टिमेटेड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड जो है ना वो एक्सपेंसेस को कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, और सेलिंग और एडमिन ओवरहेड मतलब सेलिंग डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। तो इसमें इन्होंने पहले दी हुई है स्टेशनरी 4000 रुपये जो एडमिन से ताल्लुक रखती है। सैलरीज में इन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी दी हुई है 74,000 और ऑफिस की 28,000। कमीशन ये कहाँ का होगा, ये सेल्स का ही होगा। कार एक्सपेंसेस बता दिए इन्होंने सेल्स के, एडवर्टाइजिंग सेल्स की होगी, मिस सैलरीज थी ऑफिस की। अब इन्होंने सारे हमें बता दिए, हमें जस्ट क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है और टोटल कर लेना है। तो पहले सेलिंग ओवरहेड में क्या क्या मौजूद है हमारे पास, टाइटल बता दें पहले। सेलमैन, सेल सैलरी, सेल सैलरीज हैं और कमीशन है और कार एक्सपेंस है। कार एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजिंग है। और बताइए, बस हो गया। तो ये अमाउंट बताएं इसके बाद। 74,000 इसका अमाउंट है सेलमैन सैलरी का, और कमीशन हमारा 60,000 है, कार एक्सपेंसेस 22,000 और एडवर्टाइजिंग हमारी 80,000। इनको सम कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड। एडमिन के ओवरहेड में क्या क्या है हमारे पास, स्टेशनरी है और ऑफिस सैलरीज हैं और मिससेलेनियस ऑफिस। इसमें क्या क्या अमाउंट है, 4,000 है और 28 और 8,000। उनको सम कर लें आप। ये टोटल हमारा ओवरहेड आ गया इसका, ऑफिस का और ये सेलिंग का। आप क्या लिख लेंगे, सेलिंग, टोटल सेलिंग ओवरहेड। ये कहाँ जाएंगे ओवरहेड, इनकम स्टेटमेंट में, जो हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वहां जाएंगे। और यहां पर टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इनको सम करके टोटल नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाएंगे। जी ये कितने हो जाएंगे, दोनों को सम कर लें आप। 2,76,000। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है आपको बनाना है अपना इनकम स्टेटमेंट बजटेड। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ना हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर भी उसी में करनी पड़ेगी। कौन है, नहीं बिजी है तो कोई मसला नहीं है, आप बाहर जाके अटेंड कर लें। कोई इंटरव्यू वगैरह मीटिंग तो नहीं है कोई, पता ना अचानक से बॉस जो है, बॉस ऐसी चीज होती है तो कभी भी आपको बुला सकता है, और वो कौन सा बॉस है इसका फैसला आप खुद करें। ओके भाई, अब आप मुझे जो है वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनवाएंगे। बजटेड इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, आप सबसे पहले रेवेन्यू लेके जाएंगे सेल्स, और सेल्स हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो निकलती है ना, उससे पहले बिगिनिंग फिनिश गुड्स आता है, और जो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ऐड होता है उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना आपको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह ले जाना पड़ेगा, और वो सब हमने पीछे कंप्यूट किया हुआ है। हाँ, तो जाहिर सी बात है पूरा इनकम स्टेटमेंट आपको बना के दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो बजटेड फिगर से बनेगा ना, इसी वजह से वो कहलाता है बजटेड इनकम स्टेटमेंट। तो आप लोग जो है वो, अरे बेटा पेपर में इतना बड़ा सवाल आपको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा किस तरीके से होगा। अभी आप अपना पढ़ने पे ध्यान दें।
अब नेक्स्ट क्लास जो है वो रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्टिंग की होगी। वो न्यूमेरिकल ऐसा है जो उसमें थिंकिंग ज्यादा है और लिखने का कम है, यानी कि वो आधे पेज में सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप 2 दिन लगा देंगे, उसमें सॉल्व नहीं होगा आपसे। इसी तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो ज्यादा जगह नहीं लेता, बजटिंग ज्यादा जगह लेता है। तो पेपर में मिक्स ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, बजटिंग में टाइम लगेगा तो आपका वो टाइम वहां बचेगा। अगर आपको आती है रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्टिंग तो आप जल्दी कर लेंगे उसको। आधे पेज से ज्यादा का सोल्यूशन नहीं होगा उसका, देखिएगा आप पेपर में रेलेवेंट इररेलेवेंट का, लेकिन उसमें आपको थिंकिंग बड़ी करनी पड़ेगी कि ये मुझे क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। नाम ही उसका क्या है, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट, तो इररेलेवेंट को इग्नोर करना होता है ना तो, लेकिन उसका सोल्यूशन इतना बड़ा नहीं होता, इसका सोल्यूशन बड़ा होता है। तो 3 घंटे में कोई न्यूमेरिकल बड़ा होगा, कोई न्यूमेरिकल छोटा होगा। अब रेलेवेंट इररेलेवेंट कॉस्टिंग का अगर न्यूमेरिकल आपको आता है ना 10 मिनट में आप उसे खत्म कर देंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल को आप मैक्सिमम 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे। तो बाकी टाइम कहाँ लगाएंगे, एक दूसरे का आवाज लगाएंगे क्या, बजटिंग करेंगे ना जी। हाँ तो अभी आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत आगे पीछे कर दिया जाएगा आप लोग। वो जो है शक्ति है और शक्ति होनी भी चाहिए। अच्छा छोड़े, अब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट देखिए ये आपको आता है। सेल्स कहां से लोगे, सेल्स बजट से। बिगिनिंग फिनिश गुड्स हमें दी हुई होगी बेटा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है ना। सेल्स आएगी, उसमें फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बिगिनिंग फिनिश गुड्स आती है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आता है। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है ना, मैंने आपको निकलवाने के लिए यहाँ पे बिगिनिंग मटेरियल और ये सारा वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड वाला काम यहाँ पे हो रहा है। तो आपको अगर फॉर्मेट याद है तो ही आप मास्टर बजट में काम कर सकेंगे। तो सेल्स उठाएंगे आप सेल्स बजट से, बहुत आसान। अब आप जाएंगे डायरेक्ट सेल्स बजट में और आप देखेंगे कि हमारी, क्योंकि बजट वाले डाटा से सारा काम करना है, हमारी बजटेड सेल्स क्या थी 42,96,000। अब आप जाएंगे 4296, ये आ गए आप 4296,000, ये आपकी आ गई बजटेड सेल्स, सब यही सेल्स हो गई। अब बिगिनिंग फिनिश गुड्स, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना उसमें पिछली जो बैलेंस शीट दी हुई थी उसमें जो फिनिश गुड्स है वो आपकी बिगिनिंग फिनिश गुड्स है। आप जाएंगे और अपनी बैलेंस शीट निकालेंगे, उस बैलेंस शीट में इन्होंने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दी हुई है करंट एसेट में 99076, बस आपको डायरेक्ट उठा लेना है 99076, बिगिनिंग फिनिश गुड्स आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए ना आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, बिगिनिंग मटेरियल लेना पड़ेगा। बिगिनिंग वाली सारी चीजें बैलेंस शीट से मिलेंगी आप, बिगिनिंग वाली और एंडिंग वाली हमने खुद कंप्यूट कर ली थी जब हम बजट बना रहे थे। तो बिगिनिंग मटेरियल आप जाके देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बिगिनिंग रॉ मटेरियल मौजूद है 189,200 हमने ले लिया। फिर मटेरियल परचेज लेंगे हम, परचेज हमने खुद निकाला था। परचेज मतलब जो मटेरियल परचेज बजट से लेंगे हम, मटेरियल परचेज या यूजेज बजट, ये यूजेज है ये परचेज है, ये वाला लेंगे आप परचेज वाला 1,785,408। हम चले जाएंगे और आप मुझे बताएंगे क्या अमाउंट था 1,85408, ये हमारा परचेज आ गया। इनको ऐड करेंगे तो अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, यूज। इसमें से एंडिंग मटेरियल आपको क्या कर लेना, लेस। एंडिंग मटेरियल भी हमने खुद बजट बनाते वक्त निकाला था और ये हमारा एंडिंग मटेरियल मौजूद है 100,640। तो आप जाएंगे मास्टर बजट में लिखेंगे 100,640, माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड 1,873,968। अब देखिए ये जो मटेरियल यूज हमने निकाला है ना, ये मटेरियल यूसेज बजट जो हमने बनाया था वो वाला अमाउंट होना चाहिए। अब अगर वो ये अमाउंट ना हुआ तो इसका मतलब होगा बिगिनिंग मटेरियल की जो कॉस्टिंग है उसकी वैल्यूज कुछ और थी पहले। अभी हमने जो मटेरियल परचेज किया है उसकी हमने क्या कॉस्ट ली है, एक्स की 7.20, वाई की 16। अब अगर बिगिनिंग की कॉस्टिंग किसी और वैल्यू से हुई भी हो तो फिर इसमें डिफरेंस आ जाएगा। सवाल में ऐसा हो सकता है। अभी देखें आप जरा कितना मटेरियल यूज आ रहा है 1,873,968। हम जाते हैं और देखते हैं कहां गया 1,873,968, वही आ गया। इसका मतलब है बिगिनिंग मटेरियल में जो हमारे कॉस्ट दिया हुआ है ना, इसने ये जो बिगिनिंग मटेरियल की यहां पर कॉस्ट दी हुई है ये रही 1,892,000, इसमें भी एक्स भी होगा और वाई भी होगा।
इसकी कॉस्टिंग बिल्कुल पुराने वाले पैटर्न पर ही है, कोई मसला नहीं है। अगर डिफरेंट होता ना तो वही सवाल में लिखता कि भाई डिफरेंट है तो फिर हम उसमें कुछ करते, आपको नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट ले जाइए। ओके, ये हमारा मटेरियल यूज आ गया। मटेरियल यूज के बाद फिर क्या करना होता है, लेबर लेनी पड़ेगी आपको। ये लेबर कहां से लेंगे, लेबर बजट से, ये सब लिखा हुआ है देखिए इसमें, लेबर बजट से उठा लो। इसमें जो एंडिंग हमने बिगिनिंग सिर्फ जो चीजें है ना वो हमें अपनी बैलेंस शीट से लेनी है, बाकी सारी फिगर्स हमने बजट में निकाली हुई होंगी। लेबर बजट्स में आप जाएंगे और डायरेक्ट लेबर बजट में 15,12,900 रुपये आप ले जाएंगे और 15,12,900 ये हमारा आ गया लेबर। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में ओवरहेड बजट लेके जाना है, ओवरहेड बजट भी हमने बनाया था जी। टोटल ओवरहेड जाएगा हमारा डायरेक्ट, वो जाएगा वेरिएबल वाला है फिक्स वाला, बताए कहां है वो, नीचे तो बेटा ये जो हमने निकाला है ना तो एंडिंग की कॉस्ट है, एंडिंग फिनिश गुड्स की। किसको, दोनों को, 393,810 410,796 इन दोनों को सम करेंगे तो इनको सम करके टोटल फैक्टोरियल यहां लिख भी देते हैं ना, ये हमारा वेरिएबल था और ये हमारा फिक्स था, तो दोनों को सम किया तो टोटल आ गया 804 606। सही है, तो आप 804 और 606 लेके चले जाएंगे, 804 और 606 ये हमारा फैक्टोरियल आ गया। देखिए ना, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, फैक्टोरियल आ गया, इनको सम करेंगे तो ये हमारी, ये सब बजट है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्यों आ गया, क्योंकि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस होता तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाता, इसे बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आता, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आता। नहीं है, हमने कैसे पहचाना कि बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस एंडिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है? पहली चीज, बैलेंस शीट में वर्क इन प्रोसेस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया कि कोई यूनिट अनफिनिश्ड हमारे स्टोर रूम उसमें फैक्ट्री में रह जाए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, और जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम बिगिनिंग फिनिश गुड्स के नीचे लिखेंगे, ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। तो आपको आता है सारा, जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ वैल्यू सारी कौन सी उठा रहे हैं, अपने बजट से उठा रहे हैं। अब इसमें से एंडिंग फिनिश गुड लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। एंडिंग फिनिश गुड्स कहां से मिलेगा, हमने फैक्टरी के नीचे यहाँ पे कंप्यूट किया था। एंडिंग फिनिश गुड्स आ रहा है हमारा 665,984, तो आप जाएंगे और 665,984 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, जिसको आप सेल के नीचे ले जाएंगे। सेल के नीचे माइनस करना है ना इसको, माइनस दिस फ्रॉम दिस, नहीं तो माइनस में आएगी। अब ये रेवेन्यू थी हमारी और ये हमारी क्या हो गया, सेम आ गया। अच्छा वो लिया ही नहीं हमने, माइनस दिस फिर माइनस दिस, अब हो गया ओके। ऐसे ज्यादा होगी, सही आई ना, 36,24,566 ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और ये हमारी रेवेन्यू है। इनको आपस में माइनस कर लें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए यहाँ कोई नई चीज नहीं है, अगर आपने पीछे वाले सारे बजट सही बनाए हुए हैं तो फिर ये जो इनकम स्टेटमेंट बजट है, इधर हेडिंग डालें इनकम स्टेटमेंट बजट, तो इनकम स्टेटमेंट बजट में मसला नहीं होगा और ना ही आपका कैश बजट में प्रॉब्लम होगी ना बैलेंस शीट बजट में, कि सारी चीजें पीछे से उठाई जाएंगी। अब इसमें से सेलिंग और एडमिन का बजट लेस कर लो। सेलिंग एडमिन का बजट हमने ये बनाया हुआ है, कितना है इसमें, 2,76,000। बोले तो इसमें से 2,76,000 लेस कर लेंगे। इसका मतलब है कि इस साल जो ऑपरेशन हो उसमें कम से कम इतना प्रॉफिट होना चाहिए। दिस इज अवर बजटेड नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें बजटेड है। ऊपर एक मरतबा हमने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट बजट, तो ये सारी चीजें बजटेड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने ये जो मेंशन किया हुआ है ना कि सेल को बजट है, सेल बजट से उठाओ, तो ये अच्छा इसमें लिख देते हैं हम लोग और चीज है ना, इसमें लिख देते हैं परचेज है, ये भी कहां से उठाएगा, ये कहां से आएगा, परचेज बजट से उठाएगा, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं। और
और बताएं, एंडिंग मटेरियल हमने कैलकुलेटेड, हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सही है। और ये बजट से उठेगा, ओवरहेड बजट से उठेगा, एंडिंग फिनिश गुड्स इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हमने कैलकुलेट किया था, सही। और ये भी सेलिंग और एडमिन बजट से उठाना, ये आपको लिखना नहीं है पेपर में, सेलिंग एंड एडमिन बजट और ये सेल बजट, ये मैंने आपके लिए लिखा है। आपको डायरेक्ट सेल्स लिखनी है या बजटेड सेल्स, बजटेड बिगनिंग एंडिंग इन्वेंट्री, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैश बजट। अब आप क्वेश्चन में जाके देखिए इन्होंने क्या क्या मांगा था हमसे रिक्वायर्ड में। सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, सेलिंग एडमिन, कैश बजट। इनकम मिशन बजट मांगा नहीं था, वो ऐड कर लीजिएगा खुद ही। ओके, लिख लेते हैं ना, अभी लिख लेते हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट बजट, कैश बजट। कैश बजट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट बजट बन सकता है। ओके, कैश कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। अब कैश बजट बनवाते हैं। अब कैश बजट के लिए डाटा इन्होंने दिया हुआ है, जिन जिन वजूहात की बिना पे हमारे पास कैश आएगा और जिन जिन वजूहात की बिना पे हमारे पास से कैश जाएगा, वो हमें सब कंसीडर करनी पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्वार्टर के लिहाज से देखे काम किया हुआ है। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, पहले क्वार्टर में हमारे पास 10 लाख रुपए रिसीव होंगे, दूसरे क्वार्टर में 12 लाख, तीसरे क्वार्टर में ये कलेक्शन है, ये सेल नहीं है। कलेक्शन और सेल डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर आपने 20 लाख रुपए की सेल की हो लेकिन कलेक्शन 15 लाख हो तो दिस इज पॉसिबल, तो वो क्रेडिट सेल होगी ना। ओके, पेमेंट्स में इन्होंने 4 लाख रुपए का मटेरियल की पेमेंट की है, वेजेस की पेमेंट, और ये पेमेंट्स होंगी हमारी, क्योंकि हम खरीदेंगे मटेरियल और वेजेस की पेमेंट करेंगे। और अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में क्या है, ओवरहेड की पेमेंट्स है, सेलिंग एडमिन और फैक्ट्री ओवरहेड की। तो इन्होंने तो यहाँ क्वार्टर के लिहाज से काम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, कैश बजट ओवरऑल के लिहाज से बनाएंगे, क्वार्टर के लिहाज से बनाएंगे? आप लोग बताएं, पीछे तो 2 बहनें बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, बताएं आप। कैश बजट हम क्वार्टर के लिहाज से बनाएं या ओवरऑल के लिहाज से बनाएं? हम तो पूरा सारे बजट पूरे साल के लिहाज से पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं। क्या हो गया बताओ? कैश बजट का हमें खुद नहीं करना, उन्होंने सब दे दिया हमें। ओवरऑल से कैसे बन सकता है? ओवरऑल से थोड़ी बनेगा, क्वार्टर का डाटा दिया, क्वार्टर से बनाएंगे आप। पहले क्वार्टर का बजट बनेगा। पहले हमारे पास बजट बनाने के लिए जैसा डाटा दिया हो वैसी बजट बनाते हैं, अपनी तरफ से हम नहीं करेंगे। उन्होंने क्वार्टर का दिया हुआ है, इसका मतलब है क्वार्टर के लिहाज से वर्किंग करनी है ना आपको। क्वार्टर के लिहाज से कैसे वर्किंग करेंगे आप बोलेंगे आपके पास कैश पहले कितना पड़ा हुआ था बिगनिंग में कैश कितना है? अब देखिए, अगर मैं ये क्वार्टर का डाटा ना दूं, मैं सेमी एनुअल डाटा दे दूं, तो कैश का बजट सेमी एनुअल बनेगा। हमारे पास यहां पर कैश पहले कितना मौजूद था, 34,000। फिर क्या हुआ, फिर पहले क्वार्टर में 10 लाख रुपए रिसीव होंगे और ये पेमेंट्स होंगी, तो हम क्या करेंगे, बिगनिंग कैश में 10 लाख ऐड करेंगे, बाकी ये लेस कर लेंगे। ये सारी चीजें, ये जो लिखी हुई है, ये सब एस्टिमेटेड है। ये एस्टिमेशन उसने हमें करके दे दिए, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। चले कैश बजट बनवाया, कुछ भी नहीं करना है भाई। बिगिनिंग कैश में कलेक्शन ऐड करनी है, पेमेंट लेस करनी है। इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग आ जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग पहले क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का बिगिनिंग बन जाएगा। ये करना है आप। देखिए, ओपनिंग कैश बजट में क्वार्टर वाइज आपको करनी है। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कितना था ओपनिंग बैलेंस, 34,000। अब रिसीट फ्रॉम डेटर 10 लाख रुपए रिसीव होंगे, 10 लाख रुपए आप इसमें ऐड कर लेंगे, सही है। तो इसको टोटल कर लें आप, तो टोटल हमारे पास इतना कैश पॉजिटिव आना, पॉजिटिव होगा, मतलब पेमेंट से पहले। इसमें से आप लेस कर लें सारी पेमेंट्स। असल में ये पेमेंट तो नहीं कहना चाहिए, हमें इसे टोटल रिसीट तो नहीं कहना चाहिए ना। टोटल रिसीट तो हमारी कितनी हुई है, 10 लाख। हमने ऐसे इसको टाइटल दे दिया, इसको बस टोटल लिख दें आप। इनफ्लो में नहीं है ना, इनफ्लो में भी मतलब क्या होगा कि इस साल इनफ्लो हुआ है, बट टोटल ही लिख दें इसको। ओके, पेमेंट्स में क्या क्या हमारे पास लेस हो रहा है, 4 लाख 4 लाख 1,20,000, तो 4 लाख 4 लाख और 1,20,000, 1,20,000। अब इसको सम कर लें आप, तो टोटल पेमेंट आ जाएगी। ये दिखानी है आपने, आप ऐसा नहीं करेंगे आप डायरेक्ट लेस करते हैं। बजट बना रहे हैं, आपको टोटल पेमेंट शो करनी है कि टोटल रिसीट ये, टोटल पेमेंट ये, इसको आप माइनस कर लेंगे आप। ये हमारा टोटल अमाउंट था, इसमें से ये हम पे कर देंगे, तो ये हमारा एंडिंग कैश बच जाएगा।
इस एंडिंग कैश को आप ओपनिंग बना देंगे। बस ये करना होता है कैश बजट में। अब अगर आपको पता है कि आपके पास इतना कैश होना चाहिए और किसी वजह से पहले क्वार्टर में कैश कहीं से शॉर्ट हो जाए, तो फिर आप कहीं से अरेंज करेंगे ना। देखिए ना, आपको पेमेंट करनी है 9,20,000, 1,14,000 का आप सरप्लस बचा रहे हैं, तो सरप्लस क्यों बचा रहे हैं आप? कैश की कॉस्ट होती है, कैश रखने की कॉस्ट होती है। क्या कॉस्ट होती है? इंटरेस्ट। आपने ये जो या फिर डिविडेंड, आपने या तो इन्वेस्टमेंट करवाई हुई होगी अपने शेयर होल्डर से, या फिर आपने ये कहीं से उधार लिया हुआ होगा पैसा। अब आप 1,10,000 का कैश बैलेंस रख रहे हैं अपने पास पहले क्वार्टर के एंड में, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको वर्किंग कैपिटल के लिए रख रहे हैं। आप पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस में पढ़ा होगा पीछे, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके लिए रख रहे हैं आप। दूसरे क्वार्टर में ओपनिंग कितना है? ये ओपनिंग है आपका। अब इसमें रिसीट कितनी हुई? 12 लाख। और पेमेंट बताएं। 480, 440, 4,80,000, 4,40,000 और 1 लाख। और फिर इनको आप ऐड करके लेस कर देंगे। टोटल पेमेंट हुई है 10,20,000 की। इन सबको सम कर लो तो 2,94,000 का पॉजिटिव बैलेंस है। ये 2,94,000 का बैलेंस हमने जानबूझ के रखा है अपने पास। हमें इतनी रिक्वायरमेंट होगी। अब कैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम आपको बता नहीं सकते। बजट बनाने का मतलब क्या होता है? इतना कैश होना चाहिए एंड में हमारे पास, कुछ करना होगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या मतलब? अपने बिजनेस को चलाने के लिए मजीद भी तो और भी अखराजात हो सकते हैं, उसके लिए रखना ही। अच्छा, फिर इसके बाद ये यहाँ कॉपी हो जाएगा। और कितनी कलेक्शन हो रही है? 7,20,000 जी। इसको सब कॉपी कर लें आप। ये आ गया हमारा टोटल। अब पेमेंट कितनी कितनी हो रही है बेटा? 440, 480, 440,000 और 480,000, 72016। अब इसको सम कर लें आप। सम करके माइनस कर लेंगे तो एंडिंग कैश आ गया 421। पता है ना कैसे आ रही? अमाउंट चेंज होंगे पेपर में। ये जो टोटल आ रहा है इसमें आप रिसीट में से आपने लेस कर लेना इसका। ये आ गया। इसको इधर कॉपी करेंगे। 4th क्वार्टर का बिगिनिंग हो गया ये। इसके बाद सेल आपकी कलेक्शन हो रही है 9,85,000। अब आप सम कर लें इसको। टोटल कैश आ गया पेमेंट्स में जी। हाँ, ये जरा आप बता दें मुझे। 54,984 646 188 13,640 642 2 रुपए। ओके, अब इसको आप एंडिंग कैश अपना निकाल लें। तो साल के एंड में हमारे पास 1,99,170 रुपीज होंगे और ये हमारी बैलेंस शीट में जाएंगे, क्योंकि ये है हमारा एंडिंग कैश जो कि साल के एंड में हमारे पास बचेगा। अच्छा, ये टोटल जब आप करेंगे तो आप इसमें टोटल क्या क्या कर सकते हैं? रिसीट टोटल कर सकते हैं, सही है। बिगनिंग बैलेंस तो टोटल नहीं कर सकते ना। टोटल साल में ये रिसीट्स होंगी आपकी। इसके अलावा इन एक्सपेंसेस को टोटल कर सकते हैं आप, जो पेमेंट्स कर रहे हैं, सॉरी, इन पेमेंट्स को टोटल कर सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ टोटल नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस सम नहीं हो सकते। ये हमारा कैश बजट तैयार हो गया। अब इसकी बुनियाद पर आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे।